मेरा ये प्रॉब्लम है ही नहीं कि जो मेरा नज़रिया है वो ठीक है या नहीं है, ये होगी ना क्रिटिकल थिंकिंग। आपसे मेरी मुलाकात ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, बस इतना पता है कि आपका कोई नज़रिया है। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? ये कि आप क्या सोच रही हैं, नहीं। आपको काउंटर कैसे करना है, ये नहीं। हमारे यहाँ कहा जाएगा सवाल करो, सवाल सीखने के लिए किया जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? मैं क्वेश्चंस करके जब बात पूछता हूँ तो ये मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट क्रिटिकल थिंकिंग। आपकी जो रैशनल थिंकिंग है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, वो कितनी बैडली अफेक्ट होती है व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग कि आपकी जो है सामने वाले का डिसएग्रीमेंट इज बेसिकली हिटिंग योर ईगो। आपके अंदर सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, द प्रॉब्लम इज कि जिसको आप सोच कह रहे हैं, सोचना कह रहे हैं, जिसमें आप डूब रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं मैं क्रिटिकल थिंकिंग में चला गया हूं, मैं चीज़ों को सोच रहा हूं, मैं क्लियर माइंड में हूं, क्लियर थिंकिंग में हूं, एक्चुअली यू आर नॉट। आज हम अगर अपनी टाइम में देखें या सोसाइटी में देखें, पाकिस्तान में देखें, वो क्रिटिकल थिंकिंग वाले लोग, वो क्रिटिकल थिंकर्स हमें नहीं नज़र आते। डू यू थिंक दैट इसका बहुत बड़ा रीज़न हमारी सेफ्टी, हमारे सर्वाइवल, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, हमारी पॉलिटिकल कंडीशन, हमारी जो बेसिक सेफ्टी होनी चाहिए आपकी इज़्ज़त की या आपकी शनाख्त की, वो नहीं है, इसलिए नहीं है? एक ये है कि किसी के बारे में आपको गलत सोचना भी नहीं चाहिए। आप तो आगे बढ़ा रहे होते हैं, और क्या कहकर आगे बढ़ा रहे होते हैं? आप ये कह रहे होते हैं कि ये देखा है? देखा मतलब क्या? कोई एनालिसिस है तुम्हारा इस पर? क्या कहना क्या चाहते हो? कोई बात है इसमें? तुमने इवैल्यूएट कर ली है? ये जस्टिफाइड है कि इसको आगे भेज दिया जाए? ये हमारा मसला ही नहीं है। द ओनली थिंग दैट यू कॉल इज इंफॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम लाइफ इन पर्सपेक्टिव पॉडकास्ट सीरीज़ के अंदर। और जैसे कि हम लाइफ इज मिसिंग और पर्सपेक्टिव इज मिसिंग। दोनों का ही पता लगाना है। आपको पता है जैसे कि हम हमेशा बैठते हैं और फिर एक ख़ास टॉपिक को जो है ना वो समझने की कोशिश करते हैं। सो वी आर गोइंग टू डू द सेम इंशाल्लाह इन दिस पॉडकास्ट एज वेल। फ्रॉम अ कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव। यस, फ्रॉम अ कॉमन मैन्स पर्सपेक्टिव। ओके, सो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू शेयर, आई वाज रीडिंग अ बुक जिसमें ऑथर से ये सवाल पूछा गया कि ये बताएं कि इंसान की सबसे बड़ी एडिक्शन क्या है। इट्स कॉफ़ी, इट्स अटेंशन, शुगर या फिर कंफर्ट। और उन्होंने जवाब दिया कि फॉर मी इट्स सर्टेनिटी। इंसान सर्टेनिटी चाहता है और वो इस चीज़ से एडिक्टेड होता है और अपनी पूरी ज़िंदगी इसी के ऊपर ही गुजारना पसंद करता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी इज़ स्कैरी। वो आपको जो है ये सोचने पे मजबूर करती है कि कहीं आप गलत तो नहीं हैं। वो आपको उस एक अनकंफर्टेबल जोन में ले जाती है। तो यहाँ से आई विल मूव फॉरवर्ड एंड आई वुड लाइक टू आस्क यू कि वो क्या वजह है कि हम क्लियरली सोचते नहीं हैं। वाई डोंट वी थिंक क्लियरली? हम हमेशा अपने सर्वाइवल ब्रेन को तरजीह देते हैं रादर देन वो वाली साइड जहाँ पे सच होता है, जहाँ से हम रैशनल थिंकिंग कर सकते हैं। ये जो ब्रेन का आपस में एक टग ऑफ वॉर चल रहा होता है, वाई डू यू थिंक कि हम क्यों इसमें फंस जाते हैं और क्लियरली थिंक नहीं करते हैं? अच्छा, मैं आपको बताऊं कि अगर इसको हम यहाँ से शुरू करें ना, कि ये जो क्लियर थिंकिंग है, इट इज़ एक्चुअली परसीविंग रियलिटी एज इट इज़। जो भी सच है, जो कुछ भी मौजूद है, सच तो किसी जगह पर वो रिलेटिव हो सकता है, वो एक अलग बहस बन जाती है, लेकिन जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द मौजूद है वो जैसे मौजूद है वैसे ही आप उसको देख रहे हैं। What I'm saying is that on the face values of these situations, जो कुछ भी आपके इर्द गिर्द, what is happening around you, उसकी फेस वैल्यू के ऊपर आप उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं जो वो है, और फिर उस पर सोचते हैं। यह क्लियर थिंकिंग। ठीक हो गया? हम क्यों नहीं सोचते, यानी इंसान ऐसा क्यों नहीं करता? आप अगर गौर करें तो इंसान का एक बहुत बड़ा मसला ये है, और वो उसकी एक तरह से ख़मीर में शामिल है, वो अपने बाइसेस से बाहर नहीं आता। वो सिचुएशंस को, जैसे भी आपने कहा, वो अपने कंफर्ट जोन्स में रहते हुए देखना चाहता है। फिर ये कि वो अपने लिए हमेशा अच्छे की उम्मीद में होता है,
और बुरे से डर रहा होता है, यानी बुरे के फियर में होता है जो दूसरी तरफ से हो जाना है, और अपनी तरफ से अच्छा करने की उम्मीद में नहीं होता बल्कि बुरे को रोकने की उम्मीद में होता है। ये बात समझ में आ रही? Yes. यानी अब होना तो ये चाहिए ना कि मैं जब बिल्कुल क्लियर सोचता हूँ, बाइसेस से बाहर आ गया हूँ, मैं रियलिटी के अंदर जाके खड़ा हो गया हूँ, जो रियलिटी जैसे है उसको वैसे एक्सेप्ट करके अब मैं सोचना शुरू हो गया हूँ चीज़ों के बारे में, मामलात के बारे में, हैपनिंग्स के बारे में, जो कुछ भी मेरे इर्द गिर्द हो रहा है, जो सर्कमस्टेंसेज हैं इनके अंदर है, उस ऑब्जर्वेशन से ज़रा बाहर आके खड़े हो जाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सामने वाले के रिएक्शन को मॉनिटर कर रहे हैं अपने ख्याल से, और डिफेंसिव मोड में है। Yes. तो हमारा सारा थिंकिंग प्रोसेस और हमारा रिएक्शन डिफेंसिव होता है। अच्छा, इसका नतीजा क्या निकलता है? आप क्लियर तो तब सोचेंगे, देखें आपकी बॉडी और आपका जहन ये आपके ताबे हैं, इट इज़ टू सपोर्ट यू। हम एक्चुअली इसमें गिरफ्तार हो जाते हैं, यानी ये हम इसको लीड नहीं कर रहे होते बल्कि ये हमें लीड कर रहा होता है। जैसे मुझे लीड करना चाहिए कि मैं अपने जहन में क्या सोचूंगा और किस सोच को हटा दूंगा, किस सोच को ले आऊंगा, ये मुझे होना चाहिए। लेकिन हो ये रहा होता है कि क्योंकि मैं अपने बाइसेस से बाहर नहीं आता, अपने इम्पल्सेस से बाहर नहीं आता, अपने रिएक्शन से बाहर नहीं आता, अपने माजी से बाहर नहीं आता, अपने साथ हुए हुए मामलात से बाहर नहीं आता, जो कुछ मुझ पर गुजर चुकी है उसके अंदर बैठा हुआ होता हूँ, तो नतीजा ये निकलता है कि मैं इस सारे के अंदर से सोचना शुरू करता हूँ, निकलता ही नहीं हूँ। तो ये वो क्लियर थिंकिंग में सबसे बड़ी रुकावट बनती है। यानी फिर मैं अपने लिए रियलिटी भी खुद क्रिएट करता हूँ। जैसे मैं एक जुमला अगर आपको कहूँ कि मैं ये सोचना शुरू करता हूँ कि ये मेरे साथ ही है, मेरे साथ ही क्यों होता है, या लोग मुझे ही क्यों ऐसे देखते हैं, या लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है कि अब मैं यहाँ से नहीं सोचने जा रहा, यानी मैं कैसे करता हूँ, मुझे लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, मैं उनके मामलात पे रिएक्ट कैसे करता हूँ, ऐसे नहीं कर रहा। चलिए, ये तो क्लियर है कि आपने जैसे अभी पूरी बात समझाई है कि आप एक ख़ास लेंस से देख रहे होते हैं और फिर आप उसी के अंदर ही लेकर चीज़ों को आगे चलते हैं, चाहे वो ऑब्ज़र्व करके आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, ओपिनियन बना रहे हैं, जो भी है। इट मेक सेंस। जैसे कि कोई बिल्डिंग ब्लॉक एक है, मेरे ख्याल से वो मिसिंग है, जो आपका ये सोचना है कि सर्टन होनी चाहिए चीज़ें, या मेरे लिए अगर वो अनसर्टन है तो मेरे लिए थ्रेट का वो बायस बन जाता है। एंड एज अ चाइल्ड भी आई थिंक इट मेक सेंस कि बच्चा जो होता है उसके लिए वो कोहेरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो फिर उसके लिए उसकी पूरी दुनिया कोलैप्स हो जाएगी। लेकिन मैच्योर माइंड कैन सर्वाइव न्यूआंस। तो वो जो एक बिल्डिंग ब्लॉक मिस होता है, जिसमें अब आपने उस तरफ जाना है जहाँ पे आप सर्वाइव कर सकते हैं न्यूआंसेस, जहाँ पे आपने वो मैच्योर थिंकिंग की तरफ जाना है, वो बैरियर आई रियली वांट कि हम इधर उस चीज़ पे बात करें कि वो बैरियर एक्चुअली क्या बनता है। वो आज के टाइम में क्या आपको लग रहा है कि ये बहुत ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन है? आपको लग रहा है कि वो अपने वैलिडेशन की कोई नीड है, या इमोशनल हंगर है? वो क्या चीज़ है, वो रीज़न क्या है जो हमें उस बिल्डिंग ब्लॉक को रखने नहीं दे रहा? वो जो एक वॉइड है बीच में, एक खला सी है, उसको पुर नहीं करने दे रहा। बिकॉज ऑन दिस साइड इज़ अ मैच्योर पर्सन एंड ऑन दिस साइड इज़ अ चाइल्ड जिसको वो अनसर्टेनिटी से डर लग रहा है। तो वो क्या है, वो बिल्डिंग ब्लॉक हम किस तरह से कर सकते हैं इवैल्यूएट? बिकॉज मुझे पर्सनली तो ये लगता है कि मोस्टली व्हेन आई सी पीपल अराउंड मी, हमारी स्पेसिफिकली इन पाकिस्तान, हमारी सोसाइटी में इमोशनल डिसीजन मेकिंग, जो आपकी इमोशनल नीड्स हैं वो पूरी नहीं होती हैं, और आपके सारे फैसले, आपके जो सारे रिएक्शंस हैं वो उसी के ऊपर हो रहे होते हैं। अच्छा, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है ना, जो इमोशनल नीड्स हैं आपकी, क्योंकि वो पूरी नहीं हो रही होती, तो आप अपने सारे फैसलों को उन इमोशंस पे, अगर आप पिछली गुफ्तगू में देखें जो मैंने शुरू में की, तो मैंने उसमें ये बताने की कोशिश की थी कि वो मेरी मेमोरीज़, मेरे पीछे हुए हुए काम, मेरे साथ हुई हुई हैपनिंग्स, बहुत सारे मसाइल, चीज़ें, ये सारी मिलकर इमोशंस को बना रही हैं ना। मेरे अंदर जो भी इमोशंस हैं वो यहाँ से निकल रहे होते हैं। एक तो ये वाला मामला। दूसरा एक और मसला है जो आज के दौर में ख़ास तौर पर हो गया है। हम फैक्ट्स पर नहीं होते, हम इंटरप्रिटेशंस पर होते हैं। यानी फैक्ट्स की भी इंटरप्रिटेशंस पर होते हैं। इवन इफ़ यू नो द फैक्ट, यू हैव योर ओन इंटरप्रिटेशन।
तो नतीजा क्या निकलता है कि आप फैक्ट्स को कैलकुलेट नहीं कर रहे होते, यानी फैक्ट्स पे जो मौजूद है उसकी फेस वैल्यू पे ना एग्जामिन कर रहे हैं, ना ले रहे हैं, ना रिएक्ट कर रहे हैं, बल्कि आप उसकी एक इंटरप्रिटेशन करते हैं बिकॉज ऑफ द मेमोरीज यू हैव, बिकॉज ऑफ द पास्ट यू हैव, बिकॉज ऑफ द इमोशंस यू हैव, द डेटा इन योर माइंड यू हैव। तो आप उसकी बुनियाद के ऊपर वो जो फैक्ट्स हैं उनको इवेल्युएट कर रहे थे। इट मीन्स यू डू नॉट एक्चुअली टॉक अबाउट द फैक्ट्स, यू टॉक अबाउट द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द फैक्ट्स। तो नतीजा क्या, अच्छा ये क्यों बढ़ गया, जैसे आपने कहा कि आज के दौर में क्यों बढ़ गया, प्रॉब्लम ये हो गया है कि पहली कश्मकश तो ये हो गई है कि फैक्ट क्या है। मिसाल के तौर पर एक ज़माना ये था कि आप और मैं एक मोहल्ले में रहते हैं तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि मेरे बच्चे कितने हैं, मेरे मामलात क्या हैं, मैं कहीं बाहर कब जाता हूँ, मैं सुबह कब आता हूँ, मैं रात को कब जाता हूँ, या कोई खातून है तो उनके बारे में कोई बाहर से आ गया है तो कोई बात होगी कि इसके घर में ये लोग कौन आते हैं, अदरवाइज द फैक्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। अब मामला क्या है कि आपके सामने एक सीसीटीवी की फुटेज आती है और किसी घर के अंदर कोई दाखिल हो रहा है। अब आप ज़रा इमेजिन करके देखें कि इतनी सारी इंटरप्रिटेशंस इसकी हो सकती हैं, यानी हो सकता है कि वो उसका बेटा हो, और हो सकता है उसका शौहर हो, और हो सकता है उसका बाप हो, और ये है ना एक लामुतनाही चीज़ें। लेकिन हम कहाँ से देख रहे होंगे, बिकॉज द फुटेज हैज़ कम, यानी वो जो सीसीटीवी है इसने ये फैसला कर दिया है कि अब ये जो कुछ हो रहा है ये पॉजिटिव तो नहीं हो सकता। आप फॉलो करिए इसको, अदरवाइज इट शुड नॉट बी ऑन द सोशल मीडिया। मिसाल के तौर पर तो जब एक सीसीटीवी की फुटेज सोशल मीडिया पर आ गई है, इट मीन्स कि अब मेरा जहन काम ही इसमें कर रहा है कि मैं पॉज कर करके देख रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर क्या मसला है। तो अब क्या हुआ कि मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी जो पहले सिर्फ मुझसे मुतल्लिक थी, मेरे इर्द गिर्द से मुतल्लिक थी, वो खुलती चली जा रही है। तो जो फैक्ट मैं अपने सामने देख रहा हूँ, जिसको मैं और आप फैक्ट कह रहे हैं, मिसाल के तौर पर आज के दौर में ये जानना कि एक्चुअल क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज द फैक्ट। मिसाल के तौर पर अब तो सूरत हाल होगी कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा था, और आप मुझसे कहेंगे नहीं यही कह रहे थे तुम, बिकॉज यू हैव द वीडियो। तो अब इसका नतीजा क्या निकला, मिसाल के तौर पर अगर वीडियो में वो भी कह रहा हूं और मैं अपनी एक इंटरप्रिटेशन आपको दे रहा हूं, तो आप मेरी इंटरप्रिटेशन नहीं मान रहे, बल्कि उस वीडियो के ऊपर जो आपकी इंटरप्रिटेशन है, आफ्टर लिसनिंग टू मी नाउ, तो आप उस इंटरप्रिटेशन को मान लेंगे। तो ये जो क्लैरिटी है, इसके लिए ये दो चार चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। यानी आप अपने बाइसेस से बाहर आते हैं, आप अपनी मेमोरीज, अपने इमोशंस, अपनी चीज़ों को एक साइड पर रखकर एक स्पेस क्रिएट करते हैं फॉर योर सेल्फ, वेयर यू एंड योर ब्रेन एंड योर बॉडी आर एक्टिंग एज यू वांट देम टू एक्ट, अलाइंड है, अलाइंड है। तो ये नहीं हो पा रहा होता। अच्छा, जैसे ये नहीं होता तो आप जरा गौर करके देखें कि आप एक साइकिल के अंदर आ गए, एक प्याले के अंदर फंस गए हैं, एक साइकिल में फंस गए हैं, और अब आपके पास एक्चुअली महदूद इल्म है जिसकी बुनियाद पर आपको फैसला करना है, और जिस फैसले पर भी आप पहुंचेंगे वो आपका फैक्ट भी नहीं है और आपकी इंटरप्रिटेशन भी नहीं है। Which is a very big problem. ऐसा ही होगा ना। यानी इस वक्त अगर आप गौर करें, इसकी मिसालें लेकर देखें, आप सियासी मंजरनामे के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, आपको एक खबर मिलती है और आप उस पर एक्ट करते हैं, एक दूसरा चैनल एक और खबर दे रहा होता है, आपको एक साइड ऑफ द स्टोरी पसंद है तो आप वो देख रहे होते हैं, मुझे दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी पसंद है तो मैं वो देख रहा होता हूँ, और हम दोनों ही असल में वो जो मेरी साइड ऑफ द स्टोरी है उसको इंटरप्रेट कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू मी। द बेस्ट पॉसिबल आंसर जो आपको सेफ महसूस कराए, आप उस तरफ आप यू लीन टू दैट पॉइंट एंड देन आप उससे वो अखज़ करते हैं जो कि एक्चुअली वो हकीकत होती भी नहीं है। जो आपको सेफ फील कराए, कब आप कब सेफ फील करते हैं, व्हेन यू थिंक दैट यू वर राइट। यस, ये भी एक बहुत बड़ा, यस यू वर राइट। अच्छा, अब वो गलत, आपने उसको राइट गलत समझा या नहीं समझा, ये आपका मसला ही नहीं होता, यू ऑलवेज वांटेड टू बी राइट। तो नतीजा क्या निकलेगा कि जब आप, तो ये आपका सेफ जोन बन जाता है, यानी आप यहाँ से, अच्छा आप ज़रा गौर करके देखें, इंसान अपने फैसले करता है, फैसले हमेशा ठीक नहीं होते, फैसले को हमेशा ठीक होना भी नहीं चाहिए, और अच्छा फैसला जो सोच समझ के लिया गया हो उसका लाजमी नतीजा ये नहीं है कि वो ठीक ही निकलेगा।
यानी हो सकता है आपने बहुत सोच समझ के और सही फैसला किया हो, लेकिन आपके हक में ठीक ना हो और उसके नताइज किसी और वक्त निकलने हो। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है ना, हम ये नहीं वो जो मानने एक के लिए। इमिडिएट आपको वो भी चाहिए होती है ना, रिस्पॉन्स चाहिए होता है कि बस अब मैंने फैसला लिया है तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा। वो भी एक बहुत बड़ा मसला है, लाइक यू सेड कि वो इमिडिएटली उसका रिजल्ट समटाइम्स नहीं भी निकलता उस एग्जैक्टली फैसले का। लेकिन हाँ। आज के दौर में, जिसमें ख़ास तौर पे इस एरा में जिस वक्त सोशल मीडिया है, इंफॉर्मेशन बेइंतहा हम्म है, रिएक्शन मौजूद है, हम्म इम्पल्सिव्स हैं, इमोशंस हैं, आपके हम्म इमोशंस किसी से जुड़े हुए हैं, उसमें जो एक बड़ा प्रॉब्लम होता है वो क्या है, आपको आप जजमेंट के डिले से डरते हैं। interesting। यानी मिसाल के तौर पर ये कि अगर मैंने इसको अभी ये ना कहा तो इसका आर्ग्यूमेंट ठीक भी हो सकता है। यानी मैंने अगर आपको ये नहीं कहा, मिसाल के तौर पर आप मुझसे एक बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप तो असल में फलां पार्टी से हैं ना, जैसे मैं कहता हूँ कि आपको तो हमेशा अपने बेटे ही की बात करनी होती है ना। बिल्कुल। ये कहना मुझे क्यों ज़रूरी है, बिकॉज मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है कि आपको असल में मेरी बात कहनी चाहिए। माई सेफ जोन इज कि आप मेरी बात से अग्री कर जाएं। बिल्कुल इट इज़ माई सेफ जोन। आपने कभी देखा होगा बच्चे माँ से कह रहे होते हैं, बाप से कह रहे होते हैं कि यहाँ पर आप मुझसे अग्री कर लेती और बाद में घर में आके कह देती तो क्या फ़र्क पड़ता। ये क्या है, उस वक्त उस सिचुएशन में मैं सेफ रहना चाहता हूँ, थ्रेटनिंग सिचुएशन में नहीं आना चाहता। आप वहां पे ये कह लें, बाद में आके मुझे बता दें कि तुम गलत कह रहे थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ट्रेनिंग ये नहीं हो रही कि मुझे गलत और सही से कोई दिलचस्पी है। मेरा मसला ये है कि इस वक्त इस सिचुएशन के अंदर मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से देखूंगा और इसी जगह से रिएक्ट भी करूंगा और एक्ट भी करूंगा। ऐसे इधर आपने जो बात की ट्रेनिंग की, तरबियत की, तो आई वांट टू डिस्कस कि किस तरह से जो कंडीशनिंग है वो भी आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको कितना अफेक्ट करती है। यानी कि आप कितने वेल बिहेव्ड हैं या फिर आप कितना ओबे कर रहे हैं, इसको तो एक्नॉलेज किया जाता है। और सवाल पूछने को आपको पता है क्यूरियोसिटी नहीं समझा जाता, उसको बदतमीज़ी समझा जाता है। जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ पर अगर आप सवाल उठा रहे हैं तो वो बिल्कुल इट्स कनेक्टेड टू डिसरिस्पेक्ट। सो दिस इज़ ऑल्सो अ मेजर फैक्टर मुझे लगता है, जो आपको वो जो क्लियर थिंकिंग है, वो जो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ लेके जाती है, जो चीज़ें उससे रोकता है, क्योंकि आपकी कंडीशनिंग इस तरह से हुई है। बिकॉज जिस तरह से आपने अभी जितनी बात अभी आपने क्लियर की है, जो बात हमने अभी तक डिस्कस की है, उसमें दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ठीक है आपने इमोशंस को भी साइड पे रखना है, ठीक है आपको अपने क्लाइंट के साथ रहने का भी एक फ़ियर है, ठीक है आपके पास इन्फॉर्मेशन बहुत आ रही है, आपकी इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो वक्त के साथ बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं, आप बड़े ओवरलोडेड हैं विद अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड यू, बट वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि कंडीशनिंग कितना अफेक्ट करती है आपकी थिंकिंग को। अच्छा, ये इमोशनल रिएक्टिविटी जो है और आइडेंटिटी के अंदर खड़े होना जो है ना, यानी आप एक आइडेंटिटी से खुद को जोड़ते हैं, उसमें जाकर खड़े हो जाते हैं। वो कोई भी हो सकती है, आपकी बायोलॉजिकल आइडेंटिटीज़ होती हैं, आप किसी के साथ भी हैं, रिश्तों में हैं, सोशल इंटरेक्शंस हैं आपके। ये आपको कुछ चीज़ें दे रहे होते हैं और कुछ चीज़ों को आपके साथ जोड़ रहे होते हैं। यानी क्योंकि आप वहीं पे बड़े हो रहे हैं ना, तो आपके इमोशंस भी वहाँ से आ रहे हैं, रिएक्शंस भी वहाँ से आ रहे हैं, कुछ चीज़ें आपके अंदर बिल्कुल रच बस गई हैं और उनका निकलना मुश्किल हो जाता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें असल में आप फिर रिएक्ट खुद नहीं कर रहे होते, यानी आपके ऑटो पायलट पे चले जाते ऑटो पायलट पे चले जाते हैं। यानी मिसाल के तौर पर ये कि एक आदमी गुस्सा करेगा और कहेगा कि यार मैं ऐसे ही हूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। नहीं, इट इज़ नॉट दैट ही कैन नॉट कंट्रोल, बिकॉज मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ, वो जहाँ अपने से किसी ताकतवर के सामने खड़े होगा तो उसकी वो वाली हिस्स हो जाती है। तो मैं इसको अगर ये कहूँ कि ही कैन मैनेज, ही कैन मैनेज, ही कैन नॉट कंट्रोल इज़ अनदर थिंग। आप अपने किसी इमोशन को कंट्रोल करके ख़त्म करके दबा नहीं सकते, बल्कि आप उसको मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट है ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि ही नोज़ कि यहाँ पर मिसाल के तौर पर बाप से गुस्सा ले लिया है, लेकिन यहाँ पर गुस्सा करूँगा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ये थिंकिंग कभी भी आपने देखा होगा कि ये रैशनल नहीं होती, ये अपने आप को एक्चुअली इल्यूजन में रखना होता है। बिकॉज मैंने खुद बहुत सारी इस तरह की चीज़ें विटनेस की हैं जहाँ पे आप डिनाइल में होते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, आपकी वो कैपेसिटी नहीं है, एंड देन यू सी दैट सेम पर्सन इन सम अदर सिचुएशन और वो वहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट जैसे कि बिहेव करना चाहिए वैसे ही कर रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि ये शायद अपने आप को सोल्यूशन में रखना है कि हम ये कर नहीं सकते हैं। जैसे आप कह रहे हैं कि वो मैनेज कर लेता है और
एक पॉइंट है जिसपे वो मैनेज नहीं कर इसकी सबसे पाते बड़ी हैं। मिसाल तो आप खवातीन में है ना। हम्म, आप जिस वक्त बहू होते हैं और आपकी एक सास होती है, तो आप ये ज़रा गौर करके देखें कि वो सारी शख्सियत कि मेरी शख्सियत यही है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं यहाँ से नहीं देखती, मेरी अब सेहत ऐसी है, मेरा फलां ऐसा है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं चेंज नहीं हो सकती, सब कुछ हो रहा होता है। बिल्कुल। एंड उसी औरत की बेटी की शादी हो जाती है और वहाँ एक सास पैदा होगी, तो आप देखें बिल्कुल वही वाला पूरा का पूरा वो जो प्रोसेस है, इम्पल्सेस हैं, रिएक्शंस हैं, एक्शंस हैं, ये बिल्कुल दूसरी जगह से बिहेव करना शुरू कर देते हैं। और जिन चीज़ों को वहाँ पर वो अपने लिए नाकाबिले कबूल कह रही होंगी, वो दूसरी सास के, बेटी की सास के बारे में एग्जैक्टली ये जुमला होगा कि ऐसी भी क्या बात है, लोग कंट्रोल करते ही हैं, लोग ये देखते ही हैं, ये क्या हो रहा है। असल में आप एक ख़ास तरह के माहौल के अंदर जी रहे हैं जिसमें आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते, लेकिन आपका एक कंफर्ट जोन आपके मोहब्बत करने वालों से भी जुड़ा हुआ होता है ना। तो आप जैसे ही उधर जाते हैं तो अब आपका वो जो रैशनल दिमाग है वो निकल गया है और इमोशनल माइंड वहां पर आके खड़ा हो गया। यानी यहाँ रैशनल है आप, ये रैशनल थिंकिंग है दैट आई कैन नॉट चेंज, मैंने अपनी जिंदगी गुजार ली है, मैं जैसा हूं मैं वैसा ही हूं। तो पर ये हिपोक्रेसी नहीं हुई? एक जगह तो आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, और दूसरी जगह आप कह रहे हैं कि नहीं ये तो यहाँ पे एसेंशियल है, बड़ा ज़रूरी है ये करना। तो दिस सीम्स लाइक आपके स्टैंडर्ड लोगों को देख के बदल जाते हैं। तो फिर ये तो आपकी नहीं, एक जगह आप अपने लिए खड़े हैं अपने साथ इमोशंस में, दूसरी जगह आप अपने से बाहर वो जो आपके लव्ड वंस हैं उनके साथ इमोशंस में खड़े हैं। दोनों जगह आपकी जो एबिलिटी है इमोशंस के साथ सोचने की, इमोशनल थिंकिंग की, वो ही एक्टिव है, एक ही चीज है। अब गौर करके देखें तो दोनों जगहों पर आपकी जो फिकैलिटी है वो एक ही काम कर रही है, वो आपकी इमोशनल थिंकिंग की फिकैलिटी है। यानी इधर वो इमोशंस आपके अपने लिए हैं, ये मेरा घर है, मैं क्यों दूंगी, मैं इसी तरह जीना चाहती हूँ, मेरा कंफर्ट जोन ये है। इसी को आप उठाकर अपने लव्ड वंस के इमोशंस में ले जाते हैं। मेरी बेटी के साथ ये कैसे हो सकता है? सो मैं है और इमोशंस हैं। आपने तो मेरी पूरी वो बात ही जो है ना वो चेंज कर दी। इसका मतलब है कि फिर जो सामने खड़ा होता है वो इल्यूजन में होता है कि ये मेरे लिए डिसीजन हो रहा है, वो एक्चुअली हो उन्हीं के लिए हो रहा होता है। जी, उन्हीं के लिए हो रहा होता है। अच्छा, और मैं आपको बताऊं कि इंसान इससे बाहर आ ही नहीं सकता। आप जरा गौर करके देखें, कंट्रोवर्शियल बात कर देते हैं। मुझे ये बताएं कि मैं अपने बच्चे पर जुल्म नहीं करना चाहता ताकि ये कल को एक अच्छा इंसान बने, बस इतनी बात है। वो अच्छा इंसान बने मेरे लिए, क्यों? मुझे बूढ़ा होना है, मुझे उसके साथ वक्त गुजारना है, उसने मुझे मेरे बुढ़ापे में वैसे ही पालना है जैसे मैं उसको आज पाल रहा हूँ। तो इंसान अपने इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होगा ना, इससे बाहर नहीं आता। प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ इतना फर्क है कि आपके जो इमोशंस आपके यानी मोहब्बत करने वाले या मोहब्बत वाले से जुड़े हुए हैं, इसको आपने असल में क्लियर थिंकिंग में लेके आना है। मिसाल के तौर पर इसी को क्लियर थिंकिंग कहेंगे ना। अब आपके अंदर इमोशंस मौजूद हैं, लेकिन ये इमोशंस आपके लिए भी उतने ही हैं और आपकी बहू के लिए भी उतने ही हैं, आपकी बेटी के लिए भी उतने ही हैं। जैसे हम ये कहेंगे कि आपके वो वाले इमोशंस आपके बेटे और बेटी दोनों के लिए एक ही होने चाहिए। बिल्कुल यही कहेंगे ना। तो आप कब यहाँ पे पहुंचते हैं? जब आप यहाँ से सोचना शुरू करते हैं कि मैं यहाँ से एक्ट करूंगा कि मेरे इमोशंस सिर्फ मुझसे मुतल्लिक नहीं है, बल्कि ये दूसरे की वेलबींग का। इसकी एक और मिसाल इसी में देखें, जो हम सास बहू की और बेटी की बात कर रहे थे। आप ये देखें कि आपकी बेटी का घर खराब हो रहा है, आपको ये लगता है कि आपकी सास ने आपके साथ बुरा किया था और आप अपनी बेटी को नहीं चाहते कि वो भी ये सहे, तो आप उसको मशवरा वहां खड़े होके दे रहे होते हैं जहां आपकी सास खड़ी थी, वहां खड़े होके नहीं दे रहे होते जहां आपकी बेटी खड़ी है। उसकी वजह यह है कि आप जब सोच रहे हैं तो आपका इमोशन और आपकी थिंकिंग पास्ट में उससे जुड़ी हुई है जहां आप खड़े थे। ये रिएक्शन है जो आप यहां पे दे रहे हैं। बिल्कुल, इट मेक सेंस, इट मेक सेंस। लेकिन वो क्या प्रॉब्लम है जो कि कंडीशनिंग में इतनी रिजिड हो जाती है कि आप सवाल नहीं पूछ सकते, आप क्यूरियोसिटी को किसी लेवल पे एक्नॉलेज नहीं करते हैं। वो मतलब व्हाट हैपेंड पास्ट की जनरेशन में, अगर हम ये कहें, अभी हम 2025 में बैठे हुए, इससे पीछे जो हुआ जितनी जनरेशन है उनमें क्या ये क्या कॉन्सेप्ट था, वो क्या बैरियर था जो उनको महसूस हुआ और उन्होंने अपनी इज्जत के साथ इसको कनेक्ट किया। बिकॉज ये बात हमें एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि आपको
अथॉरिटी और नॉलेज कुछ अलग अलग करना पड़ेगा। और वो अनफॉर्चुनेटली हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि अथॉरिटी एंड नॉलेज इज़ एब्सोल्युटली 100% उसको कनेक्ट करके बात की जाती है। आप जितने बड़े लेवल पर हैं, आपके पास जितनी ताकत है, आप जितने सीनियर हैं, तो आपकी कही हुई बात की वैल्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कि वो सही है कि नहीं है, वो एक रैशनल माइंड से आ रही है कि नहीं आ रही है, वो सोची समझी बात है कि नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी ऑन दैट पॉइंट कि जहाँ पे आपके पास कोई अथॉरिटी। और ये आप देखेंगे जो हमारे ईस्टर्न कल्चर है उसमें ये बहुत कॉमन है। चाइना जैसे आप ले लें, बहुत ही कॉमन है वो लोग। और हम भी लिविंग इन पाकिस्तान एंड आई थिंक इंडिया को भी हम इसमें डाल सकते हैं। ऑल ये जो हमारा ख़ित्ता है इसमें हम जो है ना वी आर रेडी टू टेक द कमांड। वो जो एक है ना प्रोसेस जिसमें आप क्यूरियस होते हैं और फिर आप सवाल करते हैं और फिर आप उस थिंकिंग प्रोसेस में जाते हैं जहाँ से आप डिबेट शुरू करते हैं, जहाँ से आप कहते हैं कि नहीं आपकी बात शायद मुझे समझ नहीं आ रही है, आपकी बात हो सकता है गलत है या वो सही इवैल्यूएट नहीं हुई। जो डिसएग्रीमेंट है उसको इतनी शिद्दत से क्यों डिसरिस्पेक्ट से कनेक्ट किया जाता है? व्हाट इज़ दैट रीज़न? मैं तो अभी तक इस सवाल को जो है ना प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ कि इतनी क्या इज़ इट ईगो, व्हाट इज़ इट? अच्छा, मैं आपको बताऊं, हमें ना सवाल से डर नहीं लगता, ये जुमला ठीक नहीं है। हमें जवाब ना आने से डर लगता है। जिसके पास जवाब होता है उसको सवाल से कभी डर नहीं लगता। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी सोचा ही नहीं होता। आप जिस क्लियर थिंकिंग की बात कर रही थी, अगर कोई इंसान उससे गुजरा हुआ है तो फिर तो सवाल नहीं बुरा लगेगा। और अगर जवाब सिर्फ ये है कि हमारे वालिदैन ने तो ऐसे ही किया था, हम तो ऐसे ही सोचते हैं, माँ बाप के साथ तो ऐसे ही बिहेव किया जाता है, ओबीडियंट चाइल्ड ही असल में मतलूब है, तो अब नतीजा क्या निकलेगा? आपके पास जवाब नहीं है। मिसाल के तौर पर एक बच्चा ही कहता है मैं क्यों बैठूं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा आके कहता है मैं क्यों पढ़ूं। तो जवाब यह है कि कामयाब हो जाओगे और फिर एक चांद सी बहू आ जाएगी और नौकरी मिल जाएगी और तुम्हें कल को रेडी नहीं लगानी पड़ेगी। जवाब ना होने के डर से आप अगले इंसान की ज़िंदगी को रिस्क में डाल देंगे। और वो भी अगला इंसान कोई रैंडम इंसान नहीं है, आपका अपना खून, आपकी अपनी औलाद है या आपके अपने प्यारे होते हैं। इंसान ना अपने आप में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है गलती के बावजूद। जैसे आप अगर खुद गाड़ी चलाती हैं तो आप किसी के साथ बैठते हुए डरेंगी, खुद हो सकता है कि आप इंतहाई स्लिपरी रोड के ऊपर भी गाड़ी चला लें। बिल्कुल हो सकता है एक एक्सपर्ट ड्राइवर आपके साथ बैठा हुआ और आप उसे कहें कि नहीं, अगर इस रोड पे जाना है तो फिर गाड़ी मैं खुद चलाऊंगी, बिकॉज यू वांटेड टू हैव दैट कंट्रोल। आपके हाथ में है, आप इमेजिन कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आप रिएक्ट कर रहे हैं, आप उसको कंट्रोल में रखे हुए हैं। तो आपको लगता है बिल्कुल ऐसे ही हम अपनी औलाद को भी, आप ये देखें कि उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा वक्त कब आता है कि जब आपकी औलाद आपके अलावा किसी और की भी सुनने लग जाती है। And then you have the feeling कि you're losing control. You are losing control. तो ये जो कहा जाता है ना कि you are losing your children, no, you are losing your control. तो ये जो कंट्रोल की नफ्सियात है, ये है असल में जो वहां से एक्ट कर रही होती। देखें इसको थोड़ा सा अगर हम पीछे से जोड़ें, जरा सा आपके टॉपिक से जो आपने सवाल किया जरा सा हट जाए, अगर आप इजाजत दें। जी बिल्कुल। देखें, एक है कि मैं क्या हूं और एक ये है कि मैंने क्या कुछ इकट्ठा कर रखा है, यानी मेरे जहन में क्या कुछ इकट्ठे हुआ है, ये मैं नहीं हूं। आपको मैं अर्ज करता हूं, आपके घर में बहुत सारे कमरे होते हैं, ड्राइंग रूम भी होता है, लाउंज भी होता है और स्टोर भी होता है, ठीक? आपका घर वो है जो स्टोर नहीं है, लेकिन आपने अपना तमाम वो चीजें जो इस्तेमाल में हैं या नहीं है इकट्ठी स्टोर में की हुई होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन आप मेहमान को या खुद को स्टोर में जाके नहीं रख देते। हमारा प्रॉब्लम ये है कि मैं क्या हूं, ये एक बात है, मैंने इकट्ठे क्या कुछ किया हुआ है अपने प्रोसेस में रखने के लिए। वही जो हमने शुरू में बात की थी, वो इमोशंस हैं, वो मेमोरीज हैं, वो पीछे की चीजें हैं, मैं उस पर जुड़ा रहना चाहता हूं। मेरे साथ कुछ वाकयात हुए हैं, कोई हैपनिंग्स हैं, कोई इंसिडेंट्स हैं मेरे साथ हो गए हुए हैं, मैं उसके अंदर खड़ा, ये सब कुछ मैंने इकट्ठे किया हुआ है ना। मैं जब ये कह रहा हूं कि मुझे जहन चला रहा है तो हो क्या रहा है, ये ऐसी हैरत अंगेज चीज़ है कि जो चीज़ मैं सोचता हूँ, मिसाल के तौर पर ये कितनी अजीब बात है कि हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि यार तुम ना नेगेटिव
थिंकिंग ख़त्म कर दो, करके दिखाएं। इम्पॉसिबल। इट इज़ अगेंस्ट इनफैक्ट आप बोलेंगे तो शायद और सोचने लग जाओ। जी बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे अभी ये कहूँ कि कप मत सोचिएगा, अब जैसे मैंने ये बोला है तो अब आप ना चाहते हुए भी आपके जहन में सारे कप ही कप हैं। इट मीन्स कि नेगेटिव थिंकिंग खत्म नहीं की जाती, एक्चुअली इट रिप्लेसेस। मैं इसको ऐसे देखता हूं अपनी नाकिस राय में कि आप ये देखें कि आपने द पोर्शन ऑफ योर सेल्फ इंक्रीजेस, आपने इसको बढ़ाना शुरू कर दिया है। इसको आप पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। तो ये जो इसके इर्द गिर्द है ये नेगेटिव है ना, तो यू पुश इट टूवर्ड्स द कॉर्नर्स, ओवरलैप होना शुरू हो जाता है, ये खत्म नहीं होता, इट कैन नॉट। तो ये जितना ये वाला स्पेस ये बढ़ता चला जाएगा तो उतना ज्यादा वो जो उधर वाली स्पेस है वो कम होती चली जाती है। ये तो हो सकता है, यू कैन नॉट थ्रो दैट नेगेटिव थिंकिंग आउट ऑफ यू, इट इज नॉट पॉसिबल। ब्रेन ऐसे बना ही नहीं है। यानी मैं अगर आपको इसको यूं कहूं कि इंसानी दिमाग जो है वो माइनस और तकसीम नहीं करता, ये प्लस करता है और ज़रब देता है। इंटरेस्टिंग। नहीं है, इसमें है ही नहीं। ये ना माइनस कर सकता है ना सब्सट्रैक्ट कर सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये कर ही नहीं सकता। आप अपनी जिंदगी की कोई एक मेमोरी मुझे बताएं, सैड से सैड मेमोरी बताएं, डिलीट या इरेज करने नहीं हो सकती ना, इम्पॉसिबल। आपको जैसे ही ट्रिगर होगा तो याद आने। मिसाल के तौर पर आपने ये सोच लिया कि यार ये जो मेरा करीबी बच्चा, बाप, भाई कोई फौत हो गया है तो मुझे इसके बारे में अब ये नहीं सोचना, तो कुछ अरसे के बाद आप उसमें से निकल जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपको कोई और फौतगी नजर आती है और उससे आप रिलेट कर सकते हैं तो इट कम्स बैक, इट वाज देयर, इट ऑलवेज वाज देयर, आपने उसमें वो जगह पैदा की है। इसी तरह से देखें, जरा नौजवानों को समझाने के लिए एक मिसाल देखें। आपका ब्रेकअप हो गया है, अब ये मुसीबत ना पड़ जाए कि वहां पे कमेंट्स में लोग कहें कि एक्चुअली हमको तरवीज कर रहे हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एन इंसिडेंट, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। आपका ब्रेकअप हो गया है और आप मरने वाले हुए में हैं, आप सो रहे हैं, माँ के साथ लड़ाई हो रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, नशों में पड़ गए हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, हर किसी को खाने को पड़ रहे हैं, ये हो रहा है। एंड द अदर पर्सन और सम अदर पर्सन केम इनटू योर लाइफ, तो आप ईज आउट होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही है। ये हुआ क्या है, आपने वो वाला जो प्रोसेस आपसे नहीं खत्म किया जा रहा था, क्योंकि वो खत्म हो नहीं सकता था, तो उसकी रिप्लेसमेंट आपके पास जैसे ही है तो वो जगह बननी शुरू हो गई। अच्छा, जैसे ही आपका यहां भी ब्रेकअप हो गया तो आपको ये याद आए ना आए वो पिछला जरूर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना। तो इसलिए ये जहन में रखें कि ये जो हम जिस जंग में पड़ जाते हैं, तो अब इसको जरा वो जो हम बात कर रहे थे उससे जोड़ के देखें। हम वहाँ पर ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हम इमोशंस को, वालिदैन की अंदर की फीलिंग्स को, उनके साथ हुए हुए मामलात को, उनकी मेमोरीज को, उनके इमोशंस को, उनके साथ हुए हुए गड़बड़ों को हम माइनस कर सकेंगे किसी तरह उनके दिमाग से। ये नहीं हो पाता। इसको करने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप उस बाप को, उस माँ को एक नई सोच देते हैं। और ये आप देखें, हम मुसलसल ये कोशिश कर रहे होते हैं ये अननोइंगली कि हम ये काम कर रहे हैं, कह यही रहे होते हैं। हम उनसे ये कह रहे होते हैं कि अब तुम्हारे बच्चे हो गए हैं, अब तुम्हें इनका सोचना चाहिए, अब तुम्हें इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, इनकी वेलबींग का ख्याल रखना चाहिए, इनके फ्यूचर का ख्याल रखना चाहिए। तो हम अल्फाज में यही कह रहे होते हैं, लेकिन इसको रिकग्नाइज नहीं कर रहे होते कि हम ये क्या कर रहे हैं। तो आप बच्चे को जब कोई चीज़ नहीं देना चाहते तो उसकी जगह कोई चीज़ देते हैं, आपका दिमाग बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। बिल्कुल। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये तो अब आपने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में एक आइडियल सोल्यूशन भी दे दिया है और उसकी तरफ जो है वो हमें इशारा भी किया है। बट ऑन रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी तो ये है ना कि हम बहुत बड़े लेवल पर इस तरफ नहीं जा रहे हैं। हम वी लाइक टू स्टे इन ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग बिकॉज इट्स ईजी, बिकॉज वो आपको सर्टन रखता है आइदर समथिंग इज़ गुड फॉर यू or bad, something is right or something is wrong, either fail or success। वो जो एरिया है जहाँ पे आप लाइफ क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, लोग कॉम्प्लिकेटेड हैं, एंड दिस इज़ द रियलिटी, उसके अंदर की जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसको नहीं आप देखते हैं, द ग्रे एरिया। आप देखें, अगर आप गुफ्तगू करें आप अपने नौजवानों से भी या फिर आप पेरेंट्स को बिठा लें, हमारी बहुत बड़ी तादाद दे थिंक इन ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग, दे डू नॉट टच द एरिया वेयर आप ग्रे थिंकिंग में भी जाते हैं, आप कॉम्प्लेक्सिटीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि आप ये नहीं करते तो फिर तो आप भूल ही जाएं कि आप
इंटीग्रेटेड थिंकिंग को टच कर सकते हैं, जिसमें आप इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जमा करके इवैल्यूएट करके एक वाइज डिसीजन लेते हैं। वो जो वाइज विजडम की जोन है उस तक तो आप पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो अब ये जो सब कुछ है, ब्लैक वाइट ग्रे एंड इंटीग्रेटेड थिंकिंग, ये नतीजा है उस चीज़ का जो कि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि आपकी कंडीशनिंग है, आपकी क्यूरियोसिटी को मार दिया जाता है, आपको सवाल नहीं करने दिया जाता। और ये मैं सिर्फ महदूद नहीं कर रही कि आपकी पेरेंटिंग तक महदूद है, आपका एज अ माशरा, हमारा कल्चर ही ऐसा है। आप देखें जो इंस्टीट्यूट्स भी हैं, आपका एजुकेशनल सिस्टम भी है, जो इंसान या जो बच्चा सवाल पूछता है आप उसको डिफ़िकल्ट चाइल्ड लेबल करके साइड पे कर देते हैं। ठीक है, आई एग्री विद द फैक्ट कि आपके पास वो जवाब नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें हाईलाइट करने का मकसद ये है कि हम ऐसी जनरेशन, ऐसे बच्चे, ऐसी एक कौम तो हमने पैदा करने में, उसको आगे बढ़ाने में, उसकी इस तरह की ग्रोथ में कोई कसर तो नहीं छोड़ी। अच्छा, हम ना शार्प इंटेलेक्ट और कॉन्शियस थिंकिंग, इसमें फ़र्क नहीं करते। कॉन्शियस इंटेलिजेंस कह लें आप इसको, यानी कॉन्शियस इंटेलिजेंस एक चीज़ है और शार्प होना ये बिल्कुल और चीज़ है। एक बच्चा तंग कर रहा होता है जिस वक्त जवाब दे रहा होता है, और एक बच्चा सोचकर सवाल कर रहा होता है। हमारा उस्ताद और हमारे पेरेंट्स इन दोनों चीज़ों में फ़र्क नहीं कर पाते। ये समझ में आ गई बात? अच्छा, अब ज़रा आप ये देखें, ये भी एक बड़ी मुश्किल चीज़ है। देखें, जब आप किसी को ये कहते हैं कि मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ और मैं इसके लिए तैयार हूँ कि तुम जो चाहो मुझसे पूछ लो, तो अब इम्तहान बच्चे का नहीं है असल में। तो इसके लिए तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, आपका नॉलेज डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या बात करने जा रहे हैं, कैसे समझाएंगे, उसकी उस अप्रोच में और उसकी लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए कैसे कम्युनिकेट करेंगे। यानी अगर आप ये कहेंगे कि मयारी इस्तिलाहात के बगैर इल्म ही नहीं कम्युनिकेट हो सकता, तो फिर आप बच्चे से तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। आप उसके मयार पर आएंगे, उससे बात करेंगे, उसको समझाएंगे तो कोई बात बनेगी। इसके लिए जो एफ़र्ट आपको करनी पड़ेगी वो आपको करनी है, ना कि उस बच्चे को। हमारा कहना ये होता है कि बच्चा अपना इंटेलेक्ट इतना बेहतर करे कि जो हम कह रहे हैं इसको समझ सके, और जो ये नहीं कर रहा वो हमारे नज़दीक ना समझ होता है, वो समझदार नहीं होता, वो क्लेवर नहीं होता, वो इंटेलिजेंट नहीं होता। यानी कि आप अगर उस मैच्योरिटी और उस विजडम का मुजाहिरा नहीं कर रहे, मॉडल ही नहीं कर रहे, तो फिर आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? एक सिंपल वे ऑफ थिंकिंग है, जैसे कि अभी हमने बात की थी कि ब्लैक एंड वाइट में इट्स वेरी इजी कि आप किसी को एक लेबल दे दें या एक बॉक्स में डाल दें एंड देन यू आर डन, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट एनी मोर। और उसी में ही आप देखें, जब आप इंटीग्रेटेड या क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, आपने सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से, रिलीजन के पर्सपेक्टिव से, यहाँ रोक रहा हूँ जी आपको। देखें, ये जो भी आपने 2 दफ़ा क्योंकि ये बात कही तो इसको ज़रा क्लियर करें। देखें, मेरा एहसास ये है एज अ कॉमन मैन, लाइफ इज ग्रे, आइडिया ऑफ लिविंग एंड आइडिया ऑफ कैरेक्टर इज ब्लैक एंड वाइट। सो आइडिया ऑफ लिविंग एंड आइडिया ऑफ कैरेक्टर इज फॉर मी, नॉट फॉर यू। तो हम उलट कर देते हैं, यानी फॉर मी लाइफ इज ग्रे, यानी मैं अपने लिए, जब मैं अपना फैसला करता हूं तो मैं इसी में जीना चाहता हूं। देखें, हालात ही ऐसे हैं, इसमें तो ऐसे ही होता है, रिश्वत कुछ ना कुछ तो देनी पड़ती है, मामलात को तो ऐसे ही चलाना पड़ता है। अगर मेरे बच्चे के लिए नहीं हो रहा था तो मुझे तो ऐसे ही करना था। इट इज़ ग्रे, आई वॉन्टेड टू लिव इन दैट। जैसे ही मामला आपका आ जाएगा तो आई वॉन्ट यू टू बी इन करेक्टर, आपका करेक्टर भी ठीक होना चाहिए। फॉर यू माई आइडिया ऑफ लिविंग इज ऑल्सो ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ऐसा ही है ना? बिल्कुल। तो मैं इसको अगर एक जुमले में बयान कर दूं जस्ट फॉर द पब्लिक, अगर वो उसको समझना चाहें कॉमन मैन पर्सपेक्टिव में, तो मैं इसको यहां से कहूंगा कि लाइफ इज ग्रे, आइडिया ऑफ लिविंग एंड आइडिया ऑफ कैरेक्टर इज ब्लैक एंड वाइट, बट दिस आइडिया इज फॉर मी, नॉट फॉर यू। यानी आपके लिए भी आपका जीना और आपका आइडिया है, मेरे लिए भी मेरा जीना और मेरा आइडिया। यानी इसको अगर मैं और सादा अल्फाज में कहूं तो मैं ये कहूंगा कि मुझे जो भी ब्लैक एंड वाइट में चाहिए, बिल्कुल यानी बुरे और अच्छे में, सच और झूठ में चाहिए, वो मेरे लिए होना चाहिए। सो आई विल नॉट बी इन द कंफर्ट जोन,
आई विल ट्राई टू सीक कंफर्ट फॉर यू, ठीक, आई विल क्रिएट कंफर्ट फॉर यू, आई विल क्रिएट दैट स्पेस फॉर यू दैट वेयर यू आर कंफर्टेबल। तो यहां से देखेंगे इसको, वही तो करने में हम स्ट्रगल कर रहे हैं ना, कि वो जो ग्रे थिंकिंग है वो दूसरे के लिए तो है ही नहीं। मैंने इसीलिए इसको अलग किया ना, बिल्कुल, कि ऐसा नहीं है कि वी डू नॉट थिंक इन ग्रे, ऐसा नहीं है, वी डू, ऑफ कोर्स वी डू फॉर आवरसेल्व्स। हम दूसरे को वो जगह नहीं देते, यानी हम दूसरे के लिए ग्रे में नहीं सोचेंगे, और हम दूसरे से ये एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। जैसे ये थिंकिंग मेरे अंदर क्यों डेवलप हुई है, जरा गौर करके देखें, दूसरे ने मुझसे भी यही एक्सपेक्ट किया है, वो खुद कर रहा है और मुझसे ब्लैक एंड व्हाइट का तकाजा करता है। आप समझ रहे हैं? तो ये कैरेक्टर में ब्लैक एंड व्हाइट में रहना, सही और गलत में रहना, ये मुझसे तकाजा है, इवन खुदा का भी, एक फर्द के तौर पर। तो मैं क्या कर रहा होता हूं कि क्योंकि सोसाइटी ऐसी है तो इतना एक तो हो जाता है, जो कर रहा है वो गलत है। लेकिन इसके बाद फिर वही चैलेंज है, अगर आप ये समझ भी जाते हैं, ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रे थिंकिंग आप समझ भी जाते हैं जिस तरह से आपने एक्सप्लेन की, then comes the very challenging part which is the critical thinking and integrated thinking, कि अब आपने फैसला करना है। उस फैसले के वक्त आप वो जो मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड थिंकिंग है कि आपने सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है, रिलीजन का पर्सपेक्टिव है, आपका इमोशनल पर्सपेक्टिव है, आपका एक कल्चरल पर्सपेक्टिव है, ये बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स आपके सामने होते हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी है ज़िंदगी की, यही कॉम्प्लेक्सिटी है। उन सब को आप सामने रखते हुए वो फैसला नहीं करते हैं, आप उनमें से कोई एक चूज़ कर लेते हैं, एंड देन यू मेक अ वेरी मंडेन, आम सा कुछ आपने मामूली सा फैसला कर लिया कि यू नो दिस इज़ हाउ इट, जैसे हम अक्सर कहते हैं कि ये तो ऐसे ही है, वैसे इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ऑप्शंस बहुत होती हैं, रास्ते बहुत होते हैं, लेकिन आपकी जो थिंकिंग है वो उस एक ऑप्शन पे महदूद हो जाती है, एंड देन आप वो कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग जो आपको करनी चाहिए, विच इज़ गुड फॉर द सोसाइटी एज वेल, बिकॉज वी ऑल आर कनेक्टेड। जहाँ तक मैं अपनी बात है, अपने लिए आप सोच रहे होते हैं तो आप वहाँ पे कोई मार्जिन्स दे सकते हैं, लेकिन व्हेन योर चिल्ड्रन आर कनेक्टेड, योर स्पाउस इज कनेक्टेड, आपके पेरेंट्स हैं, आप मे बी योर अ प्रोफेसर, आप किसी को पढ़ाते हैं, मे बी आप किसी कंपनी में काम करते हैं, मे बी आप किसी ओहदे पे बैठे हुए हैं, आप किसी हायर पोजीशन पर हैं, you have to interact with people, and if you do not have this kind of thinking process, it's like आप खुद अपने आप को डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, दो चीज़ें ना पहले अलग करें, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। एक है चीज़ों के बारे में सोचना, और एक जिसको आप अब जोड़ रही हैं, यानी हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं, वो क्रिटिकल थिंकिंग है जी। अच्छा, ये दो ज़रा थोड़ा सा मैं इसको बताता हूँ कि क्यों मैं कह रहा हूँ कि ये अलग है। हमारे जहन में जो कुछ भी चल रहा होता है हम उसको थिंकिंग कहते हैं, ठीक, और हमारे जहन में इंटेलिजेंटली सोच समझ के कॉन्शियस तरीके से एनालिसिस चल रहा होता है ना, इसको आप क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। तो एवरीथिंग दैट यू थिंक इज नॉट दैट यू थिंक, समझ में आ रहा है? यानी यू जस्ट रिकॉल इट, यू आर नॉट थिंकिंग, थिंकिंग इज अ प्रोसेस, सो यू आर नॉट इनटू अ प्रोसेस, यू आर जस्ट रिकॉलिंग द मेमोरीज यू हैव, जिसको आप थिंकिंग कह रहे हो, समझ रहे हैं ना? यानी आपके जहन के अंदर बहुत कुछ फंसा हुआ था, मैं आपके बारे में बहुत सारी चीजें सोचता था, आपके इर्द गिर्द के बारे में बहुत सारी चीजें सोचता था, एक वाकया हो गया है, और अब जिसको मैं कह रहा हूं कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा है, वो एक्चुअली वट एवर आई हैव इन माई माइंड अबाउट यू, जो कुछ भी जंक मैंने इकट्ठे किया हुआ है, मैं उसमें जगलिंग कर रहा हूं और अपने आप को रख कर रहा हूं। तो असल में मैं थिंकिंग प्रोसेस में हुई नहीं। आप एक्चुअली यूर बस्टिंग वन ऑफ द मिथ के ओपिनियंस आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ये जो मेरी ओपिनियन है, इट्स नॉट कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग। एग्जैक्टली। ओपिनियन तो हमेशा जरूरी नहीं है कि किसी थिंकिंग प्रोसेस से गुजरा हुआ हो। ओपिनियन तो आपके इमोशंस की बुनियाद पर हो सकता है, ओपिनियन आपके सेफ जोन में भी हो सकता है, आपके फियर्स की बुनियाद पर भी हो सकता है। ओपिनियन आपके अंदर से कुछ ऐसे इमोशंस जो कल आप देख रहे हैं कि ये पूरे हो जाने चाहिए, उनकी बुनियाद पर भी हो सकता है। सोशल मीडिया है आपका, आपकी कोई क्या कहते हैं कल्चरल चीज है, नॉर्म है, आप ओपिनियन तो किसी भी चीज के ऊपर खड़ा कर सकते हैं। साइड ऑफ द चैनल्स देख रहे होंगे तो आपके कुछ ओपिनियंस बन रहे हैं, आप अदर साइड ऑफ
द चैनल्स या यूट्यूब या जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे तो आपके एक और तरह के ओपिनियंस बन रहे हैं. सो ओपिनियन इज नॉट दैट. मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कि हमें ये समझना चाहिए. और आप ये देखें कि अगर हम इसको समझ लें एक आम आदमी के तौर पर, मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूं कि हम इस जगह से सोचने के लिए कभी तैयार ही नहीं होते. हमें जब तक ये ना बताया जाए कि फलाने ये कहा, फलाने ये कहा, फलाने ये कहा, तो आप ये देखें हम क्या कर रहे होते हैं. एक्चुअली मैं सोच ही नहीं रहा, मैं तो तब सोच रहा हूं जब वो मेरे अंदर से निकल रहा है और मैं उसको एग्जामिन कर रहा हूं, मैं उसके नताइज देख रहा हूं. वो मुझसे जब ज़हूर पजीर हो रहा है, जब वो हैपनिंग हो रही है, तो उस वक्त मैं उसके नताइज से और उसके होने के अमल से अपने लिए कुछ सोच रहा हूं. मैं ये करता ही नहीं हूं. मैं तो ये चाहता हूं कि मैं भी आपको ये बैठ के बताऊं कि फलां 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 बंदे ने ये कहा, फलां 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 किताब में ये कहा, बस ऐसे तुम्हें करना चाहिए. आई कैन नॉट रिलेट टू इट, बिकॉज अगर वो मुझसे मेरी सोच के महवर व मरकज से, उस साइकिल से बाहर कुछ कह रहा है, तो मेरे लिए अजनबी है. और अगर वो वही कह रहा है तो फिर मुझे ये स्ट्रगल करनी है कि मैं ये क्यों नहीं सोच पा रहा. और अगर मैं उस पर पहुंच जाता हूं कि हाँ यार बात तो ठीक है, मैं ऐसे नहीं सोच रहा था, दिस इज व्हाट वी कॉल क्रिटिकल थिंकिंग. सो आई हैव द डेटा, और फिर मैं उसमें से वो सारी चीजें जो मुझे अलग रखनी है, आसान नहीं होता. yes, of course, लेकिन जैसे ही मैं वो स्पेस, जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि वो मैं स्पेस क्रिएट करनी शुरू कर देता हूं, तो एक्चुअली यहां से वो क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होती है. इंसानों के लिए ये बिल्कुल मैं नहीं कह रहा कि बहुत आसान होता है. इट इज नॉट ईजी टू कम आउट ऑफ योर इमोशंस एंड बाइसेस एंड एवरीथिंग एंड देन यू थिंक. सिर्फ मैं जो तजवीज़ दे रहा हूं वो क्या है कि आपके लिए सबसे जो आसान तरीका हो सकता है वो ये कि आपके पास जो कलेक्शन है, द डेटा यू हैव, सो कम आउट ऑफ योर डेटा सेंटर. मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ, एक एक्सरसाइज है, मैं मिसाल के तौर पर अपने तौर पर जब देखूं उसे. आप जिस वक्त आंखें बंद करते हैं और कुछ सोचते हैं, आप अपने साथ नहीं होते. यू आर विद योर माइंड एंड व्हाट माइंड इज थिंकिंग. ऐसा ही है ना. आंखें बंद की हैं आपने, तो आपके दिमाग के अंदर अब कुछ चीजें होंगी जो आप सोच रहे थे, जो कर रहे थे, वहां से गुजर रहे हैं. आप वो दुनिया से अपने आप को थोड़ी देर डिस्कनेक्ट करके अपने अच्छा नहीं, अब वो दुनिया से डिस्कनेक्ट आप कब होते हैं? आपका जो खुद है, जो आप हैं, जो आपकी जात है, वो क्या है? मिसाल के तौर पर आपकी एक लफ्ज में बोलूं तो मैं कहूंगा आपकी जिंदगी, योर लाइफ. दैट इज इंपॉर्टेंट, नॉट थिंकिंग. यानी अगर एक बच्चा नहीं सोचता और वो पागल है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट इफ ही इज लिविंग. बट if he is dying and he is thinking, it is actually crucial. He is in a crucial situation. आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी वो मर रहा है, ये प्रॉब्लम है, या वो सोच नहीं रहा, ये प्रॉब्लम है. वो मर रहा है और वो सोच रहा है और वो मर भी रहा है, ये उससे बड़ा प्रॉब्लम है ना. तो अगर मेरे लिए जिंदगी इंपॉर्टेंट है तो मैं इसके अंदर इसके लिए सोचूंगा ना. फिर यानी ऐसा नहीं होगा कि मैं कुछ सोच रहा हूं तो उसके बुनियाद पर ज़िंदगी गुजारनी शुरू कर दूंगा. जैसे मैं अक्सर आपसे कहा करता हूं, आप लोगों से, कि एक ये है कि मैं किताब पढ़ता हूं टू लिव अ गुड लाइफ, है ना, और एक ये है कि मैं किताब पढ़ता हूं वैसे ज़िंदगी गुजारने के लिए जो मैं नहीं हूं. तो मैं ये यहाँ से देख रहा हूँ. तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि एक बच्चा जो जिंदा है और वो मर रहा है, तो इम्पॉर्टेंट इज लाइफ. वो जिंदा है और वो मर रहा है और वो सोच भी रहा है दैट ही इज डाइंग, इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन. तो इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, अब इसको आप अलग कैसे करते हैं? जब आप ये कहते हैं कि मैं जरा अपने कंफर्ट जोन में चला गया हूं, मैंने आंखें बंद कर ली हैं, तो एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू फाइंड समथिंग फ्रॉम द जंक यू हैव इन योर माइंड. ठीक. तो अब आप क्या करते हैं? आपका क्या है? आपका है जिंदगी. आपकी जिंदगी क्या होती है? आपका सांस है, आपकी धड़कन है, आपके सेंसेशंस हैं, ये आपके हैं. ये इसमें कोई मिलावट नहीं हो सकती. दिल धड़कता है, आपको पता चलता है. आप सांस लेते हैं, आपको पता चलता है. द ब्रेथ यू टेक इज एक्चुअली द लाइफ. तो अब इसके अंदर क्या करते हैं? आप आंखें बंद करते हैं एंड यू जस्ट थिंक अबाउट व्हाट यू हैव एक्चुअली, द एक्चुअल ऑफ यू. तो आप आंखें बंद करते हैं और आप अपने दिल की धड़कन को सुनने लगते हैं. आप आंखें बंद करते हैं और आप अपने सांस को कॉन्शियसली लेने लगते हैं, है ना. तो अब आपने क्या किया? यू जस्ट try to disconnect your body, the physical mind, the brain actually, and your actual thought and actual you, जो आप हैं. तो ये मैं सिर्फ आपको यहां से ये मिसाल दे रहा था कि इसके अंदर से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इससे निकल कर अपने आप को अंदर लेकर जाते हैं. तो अब आपने क्या किया है? टू थिंक पॉजिटिवली,
is not a good idea. The good idea is to think. And then you can take your thoughts towards Exactly. When you think positively. When you try to find something from the junk of your mind is not thinking. तो हम क्या कह रहे होते हैं कि ये जो जंक में से मैं ले रहा हूँ, इट इज नेगेटिव थिंकिंग. आपको ये बात कम्युनिकेट हो रही है जो मैं कह रहा हूँ? बिल्कुल. इट इज जस्ट एन आइडिया कि जब मैं उसमें से ले रहा होता हूँ तो इसको मैं कहता हूँ कि नेगेटिव थिंकिंग है. यानी तुम मेरे बारे में वही सोच रहे हो जो तुम सोचना चाहते हो. मींस जो मेरे पास पड़ा हुआ है मैं उसी के अंदर खेल रहा हूँ. मैं कीचड़ में बैठा हुआ हूँ और कीचड़ उछाल रहा हूँ. और अगर आपके पास अंदर है ही नेगेटिव तो जाहिर है आप वही एक्सट्रैक्ट करेंगे ना उसमें. मैं तो ये कहता हूँ कि दोनों होते हैं ना अंदर. आपके अंदर सिर्फ नेगेटिव नहीं होता. द प्रॉब्लम इज कि जिसको आप सोच कह रहे हैं, सोचना कह रहे हैं, जिसमें आप डूब रहे हैं, जिसको आप कह रहे हैं मैं एक क्रिटिकल थिंकिंग में चला गया हूं, मैं चीजों को सोच रहा हूं, मैं क्लियर माइंड में हूं, क्लियर थिंकिंग में हूं. एक्चुअली यू आर नॉट. आप अपने अंदर मौजूद उन्हीं बाइसेस में, उन्हीं चीजों में जो मैं आपके बारे में सोचता हूं, जो आपके बारे में मेरी मेमोरीज हैं, जो इमोशंस हैं, जो इम्पल्सेस हैं, जो कुछ भी है मेरे पास, मैं उसके अंदर आपके बारे में सोचने चला गया हूं. ये है ही ऐसा. ये हमेशा ऐसे ही करता है. इसने पहले भी मेरे साथ ऐसे ही किया था. ये अब भी यूं ही करेगा. तो ये मैं सोच ही नहीं रहा. अच्छा, you're emphasizing, if I'm not wrong, that you need to zoom out. Yes, you need to zoom out. You have to come out of what you have. Actually, you need to, आप जिस वक्त आपको सांस नहीं आ रहा होता तो आपको फ्रेश एयर चाहिए होती है ना, सांस लेना है. तो आपके अंदर जो कुछ मौजूद है, जब आप आंखें बंद करके उसी में लेट जाते हैं, उसी में सोच रहे होते हैं, तो एक्चुअली आप सोच नहीं रहे होते, आप अंदर मौजूद चीजों से खेल रहे होते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. वही जंबल हो रही होती हैं, वही आपके इर्द गिर्द घूम रही होती हैं, वही आपकी सोच में आ रही होती हैं. एंड व्हाट यू थिंक एक्चुअली वो इट मल्टीप्लाइज विद 1000. आपने जैसे ही ये सोचना, मैंने ये सोचना शुरू किया है कि अच्छा ये फिर मेरे साथ ना ये कुछ करना चाह रही हैं, ये कुछ ज्यादती करती हैं, ये जानबूझ के ये जुमला बोलती हैं. इट मल्टीप्लाइज. ये 1000 से मल्टीप्लाई. मुझे आपकी वो चीजें जो कल तक पॉजिटिव लग रही थी वो नेगेटिव लगनी शुरू हो जाएंगी. तो आप इसको बाहर बैठ के कहेंगे बहुत नेगेटिव थिंकिंग वाला आदमी है. नहीं, एक्चुअली इसको ये बताने की जरूरत है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं एक जिंदा इंसान हूँ, मैं तुमसे मामला कर रहा हूँ. जस्ट थिंक अबाउट मी, व्हाट आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, ऑन माई फेस वैल्यू, व्हाट आई एम सेइंग टू यू. यानी जिसके अंदर मैं खड़ा हूँ, जो कुछ मैं हूँ, जिसके अंदर, यानी जो तुम मुझे बज़ाहिर महसूस कर रहे हो, इसके ऊपर सोच कर देखो तो अब क्या हुआ है. मैं आपसे आपको लेकर फ्रेश अंदर जा रहा हूं और अब मैं उसके बारे में कुछ सोच रहा हूं. कि आप वो तकाजा करें कि लिमिटेड आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ना ड्वेल करें. वो जो एक सिचुएशन की कॉम्प्लेक्सिटी है जिसके अंदर बहुत सारी आप समझे शाखें बनी हुई हैं, उनको एक्सप्लोर करें. देन यू कैन स्टार्ट दैट थिंकिंग प्रोसेस. अदरवाइज तो आप लिमिट कर रहे हैं. हाँ, और अंदर कुछ फ्रेश मेमोरीज, कुछ फ्रेश इमोशंस, कुछ दूसरे इंसान की फेस वैल्यू जो वो कह रहा है वो उसकी बुनियाद पर लेकर जाएं. देन उसका एक अच्छा मिक्स एंड मैच होगा. उसके बाद जो कुछ आप एनालाइज करते हैं, आप इसको क्रिटिकल थिंकिंग कहेंगे. ये है वो क्लियर थिंकिंग जिसमें आपने सिर्फ अपने जंक को, मैं बार बार ये लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज हम आप गौर करके देखें, आप इस वक्त सोचें ज़रा, जिन लोगों के बारे में आज भी आप रिएक्टिव हो जाती हैं, आपका एक इम्पल्सिव रिएक्शन होता है, इमीडिएट रिएक्शन होता है, वो किस बुनियाद पर होता है? आज की बुनियाद पर. आप 2 मिनट के बाद जब मामले में कुछ सुलह सफाई हो रही होती है तो आप बैठ के कहते हैं कि तुम तो हमेशा ये करते रहो, तो मैं तो ऐसे ही देखूंगी. ये क्या हो रहा है? आपने उसके उस मौके के ऊपर की हुई चीज को ना एनालाइज किया है, ना देखा है, बल्कि आपने रिएक्ट किया है. बिल्कुल, मैं बोलने लगी. ये समझ में आ गई? बिल्कुल बिल्कुल. तो ये मैं इसको यहाँ से देखता हूँ कि जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग, मेरी नजर में इस तरह की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती. मैं या सोचता हूं या नहीं सोचता. तो जिसको मैं कह रहा होता हूं कि मैं सोच रहा हूं, एक्चुअली मैं उसी जंक में से कुछ चीजों को कुरेद रहा होता हूं. ये जख्म के कुरेदने का अमल है. तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि मुझे खरीन बन गया है, मैं इसको कुरेदता हूं, तो ये ऊपर खरीन था, खत्म हो गया, मामला खत्म हो गया. ये किसी जगह से भी फ्रेश स्किन के साथ जुड़ा हुआ था जहां से स्किन नहीं थी, तो वहां से मुझे तकलीफ होने लगती है, वो जख्म हरा हो जाता है, वहां से दोबारा खून निकलने लगता है. ये है जो मौजूद के ऊपर मैं इकदाम कर रहा होता हूँ. तो मुझे अगर जख्म भी लगना है तो नया लगवाऊंगा, यानी एक्ट करूंगा, उसका रिएक्शन आएगा, इसको एनालाइज करूंगा और फिर उसके बाद रिएक्ट करूंगा.
तो आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं अभी थोड़ा सा डिले करूँगी आगे जाके, जो आपने पूरी एक्सप्लेन की है ना चीज़, और जो पूरा आपने एक प्रोसेस बताया है, इट्स वेरी वेरी नाइस, वेरी डीप, एंड आई थिंक आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा काम और कंपोज होने की ज़रूरत है। इससे रिलेटेड मैं आपसे सवाल ज़रूर करूँगी। इससे पहले आई वांट कि आप एक और मिथ को बस्ट करें इधर, एंड दैट इज़ कि डिसएग्रीमेंट इज़ नॉट डिसरिस्पेक्ट। ये सोच रखना कि अगर कोई आपसे डिसएग्री कर रहा है तो वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट मैं ये समझती हूँ कि हम एक पूरी 2 घंटे की पॉडकास्ट कर सकते हैं इसके ऊपर। ये इतना ज़बरदस्त टॉपिक है और इतना ब्रॉड है, बट आई जस्ट वांट कि आप इसको थिंकिंग प्रोसेस से कनेक्ट करें कि किस तरह से आपकी जो रैशनल थिंकिंग है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है, वो कितनी बैडली अफेक्ट होती है व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग कि आपकी जो है सामने वाले का डिसएग्रीमेंट is basically hitting your ego. It's basically playing a role कि आपकी जो है ना वो इज्जत में कमी हो रही है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं बहुत कॉमनली। तो हाउ डू यू सी दिस थिंग एंड हाउ कैन वी कम आउट ऑफ दिस स्टेटमेंट के जहाँ पे हम ये महसूस करें कि डिसएग्रीमेंट्स आर, तो एक बहुत बड़ा आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप रीवैल्यूएट कर सकें। अगर कोई सवाल उठा रहा है आपके किसी पॉइंट पर, डिसएग्री कर रहे हैं, तो ये तो बड़ा एक अच्छा मोमेंट होता है जिसमें आपने अपनी सोच की, अपने उस स्टेटमेंट को रीवैल्यूएट करने का आपको मौका मिल जाता है। एंड मे बी यू आर रॉन्ग और मे बी यू आर नॉट कम्प्लीटली राइट एंड यू कैन रीफ्रेज वट एवर यूर थिंकिंग और वट एवर यूर सेइंग। अच्छा, इसमें ना ये दो धारी तलवार है, इसमें दोनों तरफ प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ आर्ग्यूमेंट करने वाला या डायलॉग करने वाला या सवाल करने वाला एक्चुअली सीखने के लिए सवाल नहीं कर रहा होता। तो जो दोनों में कॉमन चीज है वो ना सीखना है, यानी ना सीखने की ख्वाहिश होना है। तो हो क्या रहा होता है कि जो सवाल कर रहा होता है वो भी क्योंकि सीखने के लिए नहीं कर रहा होता, वो तो हारने जीतने के लिए कर रहा होता है, वो आपको नॉकआउट करने के लिए कर रहा होता है। वो ये चाहता है कि आपकी गलती आप पर वाज़े हो जाए, आप खामोश हो जाएं, आप कुछ कह ना सकें, आपके पास कोई जवाब ना हो। और जो जवाब देने वाला है वो भी एग्जैक्टली यही कर रहा होता है। यानी दोनों के अंदर जो कॉमन चीज़ है वो यही है। और आप गौर करके देखें कि इंसान, हम सब ऐसे ही बिहेव करते हैं। हाउ टू विन द आर्ग्यूमेंट, हाउ टू विन द आर्ग्यूमेंट, यानी जीतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें जो कॉमन चीज़ है वो ये कि दोनों के यहाँ डायलॉग करते हुए, बात करते हुए, ये बात कि मैं सीखने के लिए सवाल कर रहा हूँ, ये तो होता ही नहीं। बिल्कुल। और अर्ज ये है कि नॉकआउट करने के लिए, दूसरे को कॉर्नर करने के लिए जो बात पूछी जाती है वो सवाल नहीं होता। सवाल का ताल्लुक ही सीखने से है। वो कमेंट होता है, वो कमेंट है जो आप असल में क्वेश्चन मार्क डाल के कर रहे होते हैं। यानी जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी को कहते या हैं, फिर sarcasm भी हो सकता है समटाइम्स। देखिए आपने लिखा स्टूपिड और आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया, ये क्या कर रहे हैं आप स्टूपिड ही कह रहे हैं। लेकिन अगर इस पर आर्ग्यूमेंट हो के तुमने मुझे स्टूपिड कहा तो आप कहेंगे मैंने क्वेश्चन मार्क डाला था। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सो आप यहां से जा रहे होते हैं, आप क्वेश्चन नहीं कर रहे। यानी आप ये चाहते हैं कि मैं जो आप सोच रहे हैं उसको एक्ट कर दूं, और अगर नहीं कर रहा तो आप मुझसे वो कमेंट्स करें सवाल की शक्ल में, जिसके नतीजे में मैं कॉर्नर होकर आपसे कहूं कि हाँ तुम्हारी बात ठीक है, या मैं आपसे कहूं कि मैं माफी चाहता हूं, या जो इर्द गिर्द लोग बैठे हैं वो देखेंगे इसके पास तो जवाब ही नहीं था। ये आपकी बात में इतनी कमाल की चीज़ है। मैं सोच रही थी आपने एक और कैटेगरी को वाजे की है अपनी इस बात को एक्सप्लेन करते वक्त, कि जो स्मार्ट लोग होते हैं दे रैशनलाइज बैड थिंकिंग बड़ी ज़बरदस्त तरीके से। वो आपको कोई नाजायज़ चीज़ कमाल का लॉजिक पेश करेंगे, कोई ऐसा काम जो अनफेयर है वो आपको कमाल की उसकी जस्टिफिकेशंस देंगे। तो ये भी है कि आप अपनी स्मार्टनेस को किस तरीके से इस्तेमाल करें। मैंने आपसे कहा था कि शार्प इंटेलेक्ट, हाई IQ इज नॉट इंटेलिजेंस, सो कॉन्शियस इंटेलिजेंस, ये है मुश्किल चीज़। हमारे यहाँ जो मयार तय कर लिया गया है इवन इंटेलेक्ट का भी, वो शार्प इंटेलेक्ट है। जवाब दिया जा सकता है, बात की जा सकती, तुम मुझसे बात ही नहीं कर सकते, तुम तो इसका जवाब ही नहीं दे सकते, इसका ज़रा जवाब दो ना, ये ज़रा बात बताओ ना। तो नतीजा क्या निकलता है कि हम असल में जो हमारे अंदर आर्ग्यूमेंटेटिव माइंड है, यानी जो हर हाल में मैं आपको खामोश कराकर कॉर्नर करके जीतना चाहता हूँ,
शार्प इंटेलेक्ट ये काम कर रहा होगा, लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कॉन्शियस इंटेलिजेंस क्या करती है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँगा तो मैं कॉन्शियस हूँगा कि इसमें वो कौन सी चीज़ है जो मेरे सीखने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करूँगा कि मिसाल के तौर पर मैं बच्चे से कहूँगा कि अच्छा ये बात आपको कैसे पता चली। अब मेरा सवाल ये नहीं है कि तुमने ये जुर्रत कैसे की, सवाल ये है कि ये जो तुम कह रहे हो ये कैसे पता चला। अच्छा इसमें ये मसला क्यों था, अच्छा तुम इस नतीजे पे क्यों पहुँचे, तुम्हारे जहन में उस वक्त चल क्या रहा था। तो अब होगा क्या, उसके एक सवाल को मैंने 50 सवालात में तब्दील कर दिया है, बिकॉज नाउ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी इज़ नॉट दैट मैं उसके सवाल का जवाब दे दूं, बल्कि यह है कि पहले मैं उसकी बात को ठीक समझ लूं। और हो सकता है, यानी मेरे नज़दीक कॉन्शियस इंटेलिजेंस का आखिरी मज़हर ये है, आखिरी मज़हर ये है दैट आई डोंट नो। बिल्कुल, मैं अभी यहां नहीं पहुंच सका। दिस इज कॉन्शियस इंटेलिजेंस, बिकॉज माई इंटेलिजेंस वॉन्ट्स मी टू से कॉन्शियसली दैट आई डू नॉट नो। द शार्प इंटेलेक्ट लीड्स मी टूवर्ड्स कि मुझे बहस बराए बहस करनी है। आप गौर करके देखें तो हम कहाँ से देख रहे होते हैं। मेरी दरख्वास्त ये है कि ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट व्हेन यू आर इनटू इट तो आपको मज़ा आने लगता है। आपके अंदर बहुत पीस, यू फील वेरी पीसफुल इनसाइड। आई थिंक व्हाटएवर जो आपने अभी सारा बात एक्सप्लेन की है, एंड आपकी इसी गुफ्तगू के अंदर आपने एक जो शुरू में बात की कि कहाँ से ये जो डिसरिस्पेक्ट वाली बात हमने जब शुरू की, तो आपने एक बात कही थी जिसको मैं जोड़ना चाहूँगी माइंडसेट से, कि अभी अगर हम देखें वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आइडिया जो मॉडर्न साइकोलॉजी के अंदर हम देख रहे हैं, माइंडसेट, जो कि बहुत उन्होंने हाई लेवल का काम किया है कैरल ड्वेक ने, और उनकी किताब भी है माइंडसेट के ऊपर। और कमाल का उन्होंने सिर्फ ये नहीं उसके अंदर उन्होंने डिस्कस किया कि सक्सेस क्या है या माइंडसेट क्या है, उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, आपके इमोशंस के बारे में बहुत डीपली डिस्कस किया है। और जिस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो कि आपने मेरे सवाल के जवाब में वो पहली लाइन जब कही तो मुझे ये रेफरेंस याद आ गया। उन्होंने बिल्कुल इसी तरह से अपनी किताब में एक्सप्लेन किया है कि माइंडसेट इज़ जो आप अपने बारे में, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में जो एटीट्यूड रखते हैं, जो बिलीव करते हैं, आपका जो बिलीफ सिस्टम है, वो है आपका माइंडसेट। कि आप अपनी सलाहियतों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या एटीट्यूड रखते हैं, वो लेंस जिससे आप अपनी लाइफ को देखते हैं, जिसके अंदर हमें पता है कि ग्रोथ माइंडसेट है, जिसके अंदर हमें पता है कि एक फिक्स माइंडसेट है। सो हाउ डू यू सी दिस थिंग कि हम यूथ को, मैं अपनी बच्चों को या हम अपने स्टूडेंट्स को ये बात किस तरह से कन्वे कर सकते हैं जब हम माइंडसेट को इंट्रोड्यूस कराएं, और हम कैसे उनको मोटिवेट करें इस चीज़ की तरफ कि आपने ग्रोथ माइंडसेट की तरफ नहीं, ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाना है, फिक्स माइंडसेट की तरफ नहीं जाना है। वो क्या प्रोसेस हैं, वो टूल्स क्या होने चाहिए हम जैसे लोग, और मे बी इट ऑल्सो अप्लाइज फॉर अस, लाइक यू सेड, कि अगर हम पहले अपने ही आप को उस पोजीशन पे नहीं लाएंगे तो हम आगे कैसे बता सकते हैं। अच्छा ये तो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़ी बातें करते हैं, कॉमन मैन क्या कहता है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये कहूँगा कि माइंडसेट एक्चुअली इज़ योर थिंकिंग प्रोसेस comfort zone. It is a comfort zone that you want to live in when you think. You do not want to come out of that comfort zone. मैं आपको मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये कि आपको याद होगा मैंने पिछले किसी प्रोग्राम में जब ये एजुकेशन वाली बात की तो मैंने उसमें जिक्र किया कि मैं तो 3-4 साल से मुसलसल ये कह रहा था कि ये डिग्रीज़ और ये चीज़ें जिसको आपने लोगों में, इंसानों में एक फ़र्क का बायस बना दिया है और आप उनके दरमियान एक मुकाबले की फ़िज़ा पैदा कर रहे हैं, तो ये कोई इल्म नहीं दे रही हैं, इवेंचुअली ख़त्म हो जाएंगी और आपको असल में स्किल्स और उसकी तरफ ही जाना पड़ेगा और आपके अंदर की वो स्किल्स हैं जो दोबारा से वो मयार बनना शुरू हो जाएंगी आपके इवन कमाने का और इन सब चीज़ों का। तो जो रिएक्शन था वो क्या था? बहुत रेजिस्टेंस। ठीक, रिएक्शन ये था कि ये क्या फजूल बात कर रहा है, ये बच्चों को कह रहा है कि पढ़ो मत, ये बच्चों को कह रहा है डिग्री मत लो। इतना इश्क क्यों है मैं फिक्स माइंडसेट से, मुझे ये नहीं समझ आ अब ये क्या है? नहीं, आप देखें, आप इसको माइंडसेट कह रही हैं, मैं ये कह रहा हूँ ये मेरा कंफर्ट जोन है कई हवालों से, नॉट जस्ट ऑफ थिंकिंग प्रोसेस कंफर्ट जोन, ये नहीं है।
नॉट ओनली माई थिंकिंग इज इन द कंफर्ट जोन, द प्रॉब्लम इज कि मैं अपने फ्यूचर को भी उस कंफर्ट जोन में रखना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर ये कि द आइडिया आई हैव टेकन फ्रॉम द पीपल जो कामयाब हो चुके हैं कहीं पर, कि असल में डिग्रीज हैं जो आपको आगे लेकर जाती हैं। भाई सवाल ये है कि डिग्री तो आपको जॉब के लिए आगे लेकर जाती है ना, तो अब उस जॉब के अंदर आप चले जाते हैं एंड देन आप इंसान के तौर पर वहाँ पे बिहेव करते हैं, अपनी स्किल्स को सामने लेकर आते हैं, फिर वही इंसान बाहर निकल कर आता है और आप ग्रो करना शुरू कर देते हैं। इट मीन्स कि आपको वो जॉब लेने के लिए इस प्रोसेस से गुजरना पड़ा है। जो मैं बात कर रहा हूँ हमारा जो एजुकेशन का प्रोसेस है, मैं ब्रॉड बेस एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं FA BA की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेशलाइजेशन। MA है, MBA है, फलां है, ये है, MPhil है, PhD है। तो ये आप ज़रा गौर करके देखें कि ये वहाँ पे हो रहा है ना। जैसे आप बहुत सारे लोगों को देख रहे होंगे कि वो इस वक्त जो पढ़ाने की फील्ड में हैं, तो आपको ये कहते हुए नजर आएंगे कि यार मैंने अब वो PhD करनी शुरू कर दिया बिकॉज मैं अब आगे तरक्की नहीं कर सकता, मुझे प्रोफेसर बनने के लिए PhD की डिग्री चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, ये माइंड सेट है कि मुझे इसी तरफ जाना है। तो जब आप किसी वालिदैन को, किसी बच्चे को ये समझाते हैं कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये आपकी ज़िंदगी इस बुनियाद पर कि आपसे पूछा जाए आपने क्या किया हुआ है और आप ये कहें कि मैंने PhD की हुई है, तो इसकी बुनियाद पर आपके दरमियान तफरीक नहीं होगी, इसकी बुनियाद पर आपकी जॉब और ग्रेड में तफरीक हो सकती है। तो हम इंटेलेक्ट को भी यहाँ से देखना शुरू कर दें। अब आपने इसको ये कह दिया और आप इसके ऊपर गुफ्तगू करना शुरू कर दें। माइंडसेट क्या है, वो दो कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है। एक ये कि आप इससे बाहर सोच ही नहीं रहे, आपके ख्याल से पढ़ना ये वाला, मैं पढ़ना वो वाला पढ़ना नहीं कह रहा, तालीम की बात नहीं कर रहा जिसको हम तालीम और तरबियत कहते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट द डिग्रीज। तो आप ये देखें कि आपने ये सोच लिया हुआ है कि यही एक काम है, यानी क्या कि बच्चा CSS करता है, बच्चा MBA करता है, बच्चा कहीं पर जाके जॉब करता है और क्योंकि उसको जॉब करनी है तो लिहाजा उसको यही सीखना है। अब नतीजा क्या निकला, फिक्स फार्मूला है, फिक्स फार्मूला है। इस फिक्स फार्मूला में रहना कंफर्ट जोन है। सो ये मसला नहीं है कि आपकी ग्रोथ की थिंकिंग है या नहीं है, ग्रोथ आप चाहते हैं। ये मैं थोड़ी सी उससे मुख्तलिफ बात कर रहा हूँ, अगर आप समझ रही हैं मेरी बात को। मैं गलत हो सकता हूँ, मुझे ज़रूर बताइएगा। आई एम इवैल्यूएटिंग, क्योंकि आप जो अब इनकरेज कर रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो रिस्क की बात भी आप बीच में कर रहे हैं हिडनली, कि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे ये फिक्स माइंडसेट से हटके तो फिर आप ग्रोथ माइंडसेट पे नहीं जा सकते। कंफर्ट जोन का ऑपोजिट क्या है, रिस्क ही है ना। आप जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो दोनों इम्कान हो सकते हैं। हो सकता है कि आप ये फैसला करें कि यार मुझे बच्चे को स्किल सिखानी है, अच्छा इंसान बनाना है, करेक्टर बनाना है आगे लाके, और हो सकता है फेल हो जाए, हो सकता है ना। तो फेल तो आप उधर भी हो सकते थे। आपने पूरी एफर्ट की, आपने अपना जायदाद बेच दी, घर बेच दिया, और बच्चा नहीं डॉक्टर बन सका, और अगर बन गया तो अच्छा नहीं बन सका। आप ये देखें, आप असल में उस कंफर्ट जोन में खुद अपने लिए, उस बच्चे के लिए नहीं। भाई मैं जब बच्चे को, दिस इज सो अब्सर्ड कि आप जैसे जैसे बात कर रहे हैं ना, और आई कैन फील इट कि हम कितने बड़े क्या कहते हैं डिजास्टर की तरफ हैं, कि आप जब ये बात कह रहे हैं कि हाँ आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे, आप फिक्स माइंडसेट पे हैं, तो ये सिर्फ ना आपकी माइंडसेट को महदूद कर रहा है, आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है इंसान की वो है प्रेडिक्शन, आप उसको भी महदूद कर रहे हैं। आपकी प्रेडिक्शन भी खास कंफर्ट जोन में ही जाके रुक जाती है। यानी कि वो जो एक आपकी सलाहियत है कि आपने प्रिडिक्ट करना है कि आगे क्या होगा, जिस पे आप अपना अगला कदम उठाते हैं कि मैंने ये पाँव आगे रखना है कि नहीं रखना, आप उसको भी एक ख़ास लेंस पहना के और उसी के अंदर रख रहे हैं। सो जैसे ही आप रिस्क नहीं ले रहे, आपकी प्रेडिक्शन भी लिमिट हो रही है। अच्छा, इससे बड़ा काम कर रहे हैं आप। ये जो कंफर्ट जोन में बार बार जिसको बोल रहा हूं, वो कंफर्ट आपका है। आप गौर करके देखें, जब आप अपने बच्चे के मुतालिक जो मिसाल मैंने दी थी वहां फैसला कर रहे होते हैं तो आप उसका कंफर्ट नहीं देख रहे, अपना देख रहे हैं। आपका कंफर्ट है। यानी आप जब इन्वेस्ट करेंगे तो अब ये कामयाब हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये उस वक्त भी कामयाब नहीं होता तो फिर आगे क्या होगा। Then you have to take care and you have to take the responsibility उसके बाद भी। तो आपके आज की डिस्कम्फर्ट किस में, सोचने में डिस्कम्फर्ट, करने में डिस्कम्फर्ट, हैपनिंग में डिस्कम्फर्ट, आप जिस तरह से सोच रहे हैं और जैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसमें डिस्कम्फर्ट, बच्चे की कल कंफर्ट बन सकती है। राइट। तो यहां से सोच रहे होते हैं आप। तो आप जिसको, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आपका ग्रोथ माइंडसेट हो या फिक्स माइंडसेट हो। मैं तो ये कह रहा हूं कि पहले तो कंफर्ट जोन से बाहर आए। यानी आप कंफर्ट जोन से अपने बाहर आए, वो क्या है, आपने ये सोचा कि यार इस वक्त क्या हो रहा है। अच्छा, अगर मैं बच्चे को तालीम, फ़र्ज़ करें कि उसने BA कर लिया, BSc कर ली,
और अब मैं अगर इसको मास्टर्स में लेके जाता हूँ तो इसका मतलब है ये 25-26 साल में जाके फारिग होगा। तो अगर मैं इसको काम में लेके जाता हूँ, इसको कोई स्किल सिखाता हूँ, तो हो सकता है ये 2 साल में तो वहाँ पहुँच जाए, लेकिन देयर इज़ अ रिस्क। मैं ये कह रहा हूँ कि रिस्क उधर भी था, वो आपका कंफर्ट जोन था। उस बच्चे के लिए अगले 40 साल के लिए वो रिस्की है। उसकी वजह यह है कि जिस बच्चे ने, मिसाल के तौर पर एक बच्चे को आपने जाके यार पंजाबी में मास्टर्स कर लो तुम, ये क्या करा रहे हैं उसे? पंजाबी तो वो पढ़ सकता है। आप मेरी बात को फॉलो कर रही हैं? बिल्कुल। यानी वो चीजें जिसके अंदर, यानी एक तो है स्किल सेट इंप्रूव हो रहा है उसका, तो वो स्किल सेट अगर उसके अंदर वो ताक है, अगर वो उसके अंदर उसकी दिलचस्पी है, अगर उसको वो स्किल समझ में आती है, उसका दिल लगता है, तो वो उसके अंदर बेहतरी कर लेगा। लेकिन अगर आपका कंफर्ट जोन ये था कि मेरे बच्चे को मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में बताना है कि ये फर्स्ट आया था, मुझे अपने रिश्तेदारों को क्या बताऊंगी कि इसने मास्टर्स भी नहीं किया, मैं अपने रिश्तेदारों को क्या बताऊंगी कि इसने पीएचडी भी नहीं। So you want to be in your comfort zone, even जब आप डिसाइड कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, and when with that comfort you take decisions for your children. Exactly. So पहली चीज अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। फिर अगला सवाल होगा कि अब आप वहीं पर रुक गए हैं या आप ग्रोथ माइंडसेट में चले गए हैं। तो कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट थिंकिंग जोन इज एक्चुअली the growth mindset. Yes. तो ये मसला नहीं कि वो ग्रोथ माइंडसेट है या फिक्स्ड है, नहीं, which will at least take you towards that path. यानी कंफर्ट जोन ही फिक्स माइंडसेट है। आप गौर करके देखें कि एक्चुअली वो जो कंफर्ट जोन इज फिक्स माइंडसेट, फिक्स माइंडसेट। तो अर्ज ये है कि जब आप यहाँ से निकलते हैं फिर आप रिस्क लेते हैं, आप बाहर निकल। मिसाल के तौर पर मुझे बताएं कौन से वालिदैन हैं जो अगर अपने बच्चे को पहली मर्तबा चलने ना देते, यानी रिस्क ना लेते, तो उनका बच्चा चल रहा होता। रिस्की है, लेकिन वहां पर भी आप कंफर्ट जोन में हैं। आपको ये पता है कि बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाना ये मेरी ज़रूरत है, बिकॉज ये नहीं चलेगा तो फिर मेरी जिम्मेदारी है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि वो चलने में बच्चे बहुत डिले हो रही है, उनकी वॉकिंग या फिर स्पीच डिले हो रहा है, तो वो भी एक आपने कंफर्ट जोन क्रिएट की हुई है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं। आपने इससे पहले जो बात की थी बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से आपने समझाई कि आपका थिंकिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए। आपने कंफर्ट जोन की बात की, आपने समझाया कि माइंडसेट हमारा क्या होना चाहिए और हम किस तरह से लेकर चल रहे होते हैं और फिर उसके नताइज क्या निकल रहे होते हैं। और मैंने आपसे कहा था मैं आपसे सवाल करूँगी। बिफोर आई गो टू AI, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि वी आर bombarded with so much of information. हम देख रहे हैं कि हम किस तरह से एक चीज़ को विटनेस करते हैं और उसके बारे में हमें 1000 ओपिनियंस आ जाती हैं, 1000 क्लिप्स आ जाती हैं, डाटा आ जाता है। आपने सिर्फ कुछ बटन दबाने, क्लिक करना है और आपको उस चीज़ का आंसर मिल जाएगा। तो ये चीज़ के होते हुए अब जो बात आपने पूरी एक्सप्लेन की है, एक आम इंसान वो बैलेंस कैसे क्रिएट करे उस थिंकिंग प्रोसेस में और इतनी क्राउडेड सिचुएशन जो आपके ब्रेन के अंदर बन जाती है बिकॉज ऑफ ऑल द बम्बार्डमेंट्स जो हो रही होती हैं, बिकॉज ऑफ ऑल द डाटा जो आपकी तरफ आ रहा होता है। तो आप इसको किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं? दिस इज़ आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये तो बात हमने कर ली है कि ये कैसे होना चाहिए, क्यों होता है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अब हम तो देख रहे हैं, विटनेस तो हम ये कर रहे हैं कि हर वो चीज़ जो आपको क्रिटिकल थिंकिंग से रोकती है वो चीज़ हो रही है आपके सामने। लेट मी कनेक्ट विद AI ऑल्सो कि AI का आपने एक बटन दबाया, आपको इमोशनल सपोर्ट मिल जाती है, आपको बहुत क्विकली सेकंड्स के अंदर आपको आंसर्स मिल जाते हैं। एंड अब तो रिसर्च भी ये बात बड़े क्या कहते हैं वाज़ेह तरीके से सामने आ रही है रिसर्च के अंदर भी कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपकी कॉग्निटिव थिंकिंग बहुत बैडली अफेक्ट हो रही है क्योंकि आप AI का यूज़ बहुत ज़्यादा है। वो जो रीजनिंग, वो जो एक्सपीरियंस, वो जो रैशनल थिंकिंग आपने एज इंसान करनी है, वो अगर AI एक बटन दबाने पर आपका कुछ सेकंड्स के अंदर आपको जवाब दे देता है। हाउ डू यू सी दिस थिंग? आपके पास इसका क्या जवाब है? एक आम, जैसे आप कहते हैं ले एक आम इंसान आपसे पूछ रहा है बैठ के कि आप ये बताएं, आपने सारी बात की है, मैं इसको बैलेंस किस तरह से करूं? एंड स्पेशली अभी हम 2025 में और अभी हमने यहाँ से आगे जाना है और अभी हम देख रहे हैं बहुत कुछ आगे आना है। अगर हम AI की बात करें, हम डिजिटल मीडिया की बात करें, उस सब को सामने रखते हुए, उस सब इंफॉर्मेशन को
फेस करते हुए आप किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं देखिए क्रिटिकल अब थिंकिंग? फिर आप आज ना मुझे फिर लोगों से मार पड़वाएंगी। हमने ना पिछले अरसे में जो तालीमी निज़ाम बनाया उसमें हमने इंटेलिजेंस का नाम रखा है मेमोरी, इंफॉर्मेशन। इंटेलिजेंस इज़ नॉट इंफॉर्मेशन एंड इंटेलिजेंस इज़ नॉट योर मेमोरी दैट यू हैव इन योर माइंड। ये पढ़ा, वो पढ़ा, फलां पढ़ा, ये चीज़ें कर ली, वो देख ली, बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर लिया। हर आदमी सियासी तज्ज़िया निगार बन गया। हर आदमी जो है वो कोई ना कोई अपने चीज़ों को बयान करने लग गया बिकॉज ही हैज़ सो मच इन्फॉर्मेशन। सो मैं जो अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा, अगर आप इजाज़त दें, तो वो ये कि आपने पहले जिसको असल में इंटेलिजेंस थिंकिंग कहना शुरू किया था वो तो थी ही नहीं। आपके यहाँ अच्छे सोचने वाले का मयार ये ठहरा कि उसके पास डिग्री कौन सी है, और आपके यहाँ इंटेलिजेंस को मानने का, यानी किसी की बात इवन सिर्फ सुन लेने के लिए जो मयार ठहरा वो ये कि उसके पास डिग्री कौन सी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जिस चीज़ को पहले उधर जोड़ लिया था, क्या वो ठीक थी? आपको ये लगता है कि वो ठीक थी या लगता है कि नहीं ठीक थी? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सवाल आप मुझसे कर रही हैं उसमें पहले तो ये सोचना पड़ेगा हमें कि ये वो चीज़ें नहीं थी। अब आइए कि हम इंटेलिजेंस जब कहते हैं, जब थिंकिंग प्रोसेस कहते हैं, जब उसके अंदर जाते हैं, जब उस माइंडसेट से बाहर आते हैं, हम कर क्या रहे होते हैं? कभी सोचा आपने इसके ऊपर? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वन ऑफ द थिंग्स। देखें, आप अपने पास मौजूद डेटा की प्रोसेसिंग कर रही हैं, like pausing and thinking what do you have back in the mind. हाँ, you just pause where you do not have something in your mind. Is it possible? No. तो इसका हल क्या होता है कि आप वो जो इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है इसको कम कीजिए, यानी आपकी दिलचस्पी की जो चीज़ें नहीं हैं उनको कंज्यूम मत कीजिए। फिल्टर लगाने की ज़रूरत है। आप तज्जिया निगार नहीं हैं, आपको अपनी राय बनानी है। राय बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास दो रुखी इंफॉर्मेशन हो। हमारे यहाँ तज्जिया निगारी में भी सबसे बड़ा मसला ये है, हम इंसानों का तज्जिया करते हुए भी किताब से इंसान की तरफ जा रहे होते हैं, हम इंफॉर्मेशन से इंसान को इवेल्युएट कर रहे होते हैं। ये जो बार बार मैं आपसे कहता हूँ कि कॉमन मैन का पर्सपेक्टिव क्या है, तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मैं खुद अपने बारे में और आपके बारे में एक आम इंसान के तौर पर कहाँ से देखता हूँ, कैसे सोचता हूँ। लेकिन आप ज़रा इसी को देखिए कि मेरे पास पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को दिमाग में रख के मैं आपको एनालाइज करके दे रहा हूँ कि देखें फ़लाँ ये कह रहा है, फ़लाँ ये कह रहा है, फ़लाँ ये कह रहा है, ऐसे होती है ह्यूमन साइकोलॉजी। हम जिस फिक्र में मुब्तला हो गए हैं, अगर आप गौर करें, जो हमें प्रॉब्लम हो रहा है वो ये कि आपने बच्चों को ये वाला काम कि उनको एनालिसिस करना है, उनको दोनों तरफ की इन्फॉर्मेशन को देखकर एक क्रिटिकल थिंकिंग से गुजरना है, उनको अपनी, जिसको मैं वो कह रहा था ना, इंटेलिजेंस है उनके अंदर, यानी कॉन्शियस इंटेलिजेंस है, इससे किसी चीज़ को गुजार कर आगे बढ़ना है, ये तो आपने सिखाया ही नहीं था। तो अब आपको फिक्र ये लाहक हो गई है कि हमने तो उनको चीज़ ही एक सिखाई थी, वो था रट्टा, वो थी इन्फॉर्मेशन, तो वो तो रिप्लेस हो गई है एआई से और उससे। अब क्या करना है? और बच्चे को भी ये समझ नहीं आ रहा। अब वो क्या कर रहा है, उसकी वही आदत असल में इसको और बढ़ा रही है। वो आपके पास आता है और आपको आके बैठ के बताता है कि आपको पता है कि ये जो मुझे हुआ है इसको ये कहते हैं। आप उससे 2 सवाल करते तो पैदल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि उसने अपने बारे में तो गौर ही नहीं किया। वो जिसको मैं कॉन्शियस इंटेलिजेंस कह रहा हूँ, यानी वो अपने बारे में कॉन्शियस है, इस पर तो वो खड़ा ही नहीं था। वो तो सिर्फ जो उसके पास मौजूद था उसकी बहस कर रहा है आपसे। यानी मैं उधर जाना नहीं चाहता, मेरा वो मैदान नहीं है, लेकिन आप गौर करें कि हम इल्म में भी यही कर रहे होते हैं। हम मौजूद इंफॉर्मेशन के अंदर मुसलसल घूम रहे होते हैं, और आप देखें कितना कंफर्ट जोन है। हम लोगों को ये कह रहे होते हैं कि इससे बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है, जो लोगों ने डिसाइड कर दिया वो मान लो। अब आप दूसरी तरफ जाएं, ये 2 एक्सट्रीम्स हैं। इधर जो इल्म वाले लोग हैं या मजहबी लोग हैं वो आपको ये कह रहे होंगे, और आप ज़रा गौर करके देखें जो उधर खड़े हैं वो क्या कह रहे होंगे, फलां फलसफी ने कहा है, फलां किताब में ये लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है, बस हो गई बात, मान लें इसको, वो तो कह दिया उन्होंने।
और इसको वो क्रिटिकल थिंकिंग कह रहे होते हैं, और इधर ये इसको क्रिटिकल थिंकिंग कह रहे होते हैं। जो मौजूद इंफॉर्मेशन, डेटा और जंक मेरे दिमाग में है, इसका एनालिसिस हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है ना? तो वो उधर भी यही हो रहा होता है, इधर भी यही हो रहा था। तो करेंगे क्या आप? करना ये है कि आपको असल में जो मौजूद, एक तो ये कि इंफॉर्मेशन आपको कौन सी वाली चाहिए, इसको महदूद करें, आपके इंटरेस्ट में होनी चाहिए, आपसे मुतल्लिक होनी चाहिए। हमारे यहाँ तो मसला है कि मिसाल के तौर पे सियासत को ले लीजिए, फ़र्ज़ कीजिए हर दूसरा आदमी चाय के ढाबे पे बैठा हुआ है, वो रेडी पे बैठा हुआ है, वो कहीं कोई कर रहा है, वो पूरी तरह से उसका एक है आपकी दिलचस्पी होना, वो बिल्कुल और चीज़ है। आपका किसी को पसंद और नापसंद करना बिल्कुल और चीज़ है। किसी का आपके लिए फ़ायदेमंद होना और ना होना, ये बिल्कुल और चीज़ है। लेकिन आप असल में उसमें से हुब कशीद करने लग गए हैं, मोहब्बत निकालने लग गए हैं, उसके साथ जज्बाती लगाव के अंदर चले गए हैं। इट मीन्स कि आपने अपना वो जो कॉन्शियस इंटेलिजेंस वाला खाना था, जो रैशनल थिंकिंग वाला खाना था, जो जिसमें आप एक क्लियर प्रोसेस में आपको जाना था, वो आपने बंद कर दिया। तो ये कहाँ से होगा? आप कुछ अरसे के लिए वो जो एक जंक ऑफ इंफॉर्मेशन है आज के दौर में, इसको बंद कर दीजिए। अब देखें हो क्या रहा होता है। फ़र्ज़ कीजिए एक ये है कि किसी के बारे में आपको गलत सोचना भी नहीं चाहिए, आप तो आगे बढ़ा रहे होते हैं। और क्या कह कर आगे बढ़ा रहे होते हैं? आप ये कह रहे होते हैं कि ये देखा, देखा मतलब क्या? कोई एनालिसिस है तुम्हारा इस पर? क्या कहना क्या चाहते हो? कोई बात है इसमें? तुमने इवैल्यूएट कर ली है? ये जस्टिफाइड है कि इसको आगे भेज दिया जाए? ये हमारा मसला ही नहीं है। द ओनली थिंग दैट यू कॉल इज इंफॉर्मेशन। मैं तो एक इंफॉर्मेशन के तौर पे दे रहा हूं, ये भी चल रहा है। नहीं, तुम एक आदमी की जिंदगी को तबाह कर रहे हो बिकॉज यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट। तो नतीजा क्या निकलता है? देखें, आपके साथ एक वाकया आ जाए। फर्ज कीजिए कि आजकल के दौर के अंदर आपकी कोई ऑडियो किसी ने रिलीज कर दी, आपने किसी को मैसेज भेजा, उसने भेज दी। जो आप कह रही होंगी ना अपने बारे में कि आजकल ये हो गया है, लोग आगे भेज देते हैं, इनको ख्याल ही नहीं है, इनको कोई अखलाकी तौर पर नहीं खड़े, इनका करेक्टर कोई नहीं है, बगैर सोचे समझे भेज देते हैं, इसका तो कॉन्टेक्स्ट और था, फलां था, ये सारी लॉजिक आ रही होगी। इट मीन्स यू कैन थिंक अबाउट इट। और अब आप जरा गौर कीजिए कि मैंने आपको एक ऑडियो मैसेज भेजा और आपने आगे भेज दिया, आपकी एक सहेली ने आपको भेजा और आपने आगे भेज दिया। Then you're not thinking हाँ, like that, हाँ। तो इसका मतलब ये है कि फिकैलिटी मौजूद थी। The only thing is that you need to relate yourself in the situation. You have to relate the situation to you. तो नतीजा क्या निकलेगा कि अब आपके अंदर वो जो जगह है, जो कंफर्ट जोन है, जो आप अपने आप को देना चाहते हैं, वो दूसरे को देना शुरू करेंगे। ये देना कब शुरू करेंगे? जो जंक ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास, उसको साइड पे रख देंगे। देखिए, आप लोगों के बारे में क्या कहते हैं, मैंने तुम्हारे बारे में पीछे सब कुछ भुला दिया है। झूठ बोल रहे होते हैं। कोई किसी के बारे में कुछ नहीं भुला सकता। आपने वो जो कुछ पीछे था, जो आप गलत सोच रहे थे दूसरे के बारे में, उसको अपने जहन में लाना मना कर दिया है। किस बुनियाद पर? अब मैं आपके बारे में अच्छा सोचने लग गया। कैसे अच्छा सोचता हूं? मैं आपकी वही चीजें जो मेरी मेमोरी में पड़ी हुई हैं, उस पर आपको इवेल्युएट करना छोड़ देता हूं। सो मैंने आपके बारे में ये निकाल दिया है दिमाग से। झूठ बोल रहे होते हैं आप। एक और गलत इकदाम करेंगे, मैं फिर दोबारा ले आऊंगा, तुम तो पहले भी ये कर रहे थे, मैंने तो बीच में गलती लगी मुझे, मैंने तो ये कर दिया था, वरना तो तुम तो वही हो असल में जो मैं पहले कह रहा था। तो ये क्या है? आप अपने दिमाग को वहां से नहीं निकाल रहे होते। अच्छा, ये जो बात आपने की है, आई विल मूव टूवर्ड्स द एंड। और मुझे लगता है बहुत नाइंसाफ़ी होगी अगर हम सोक्रेट्स की बात ना करें इधर, जहाँ से ये क्रिटिकल थिंकिंग का एंशिएंट ग्रीक से ये टाइम शुरू हुआ, और उस वक्त ये क्रिटिकल थिंकिंग का जो है ना एक बीज बोया गया। एंड डू यू थिंक, आई एम रियली क्यूरियस टू नो कि आपको लगता है कि क्योंकि देवर, उनकी इंडिविजुअलिटी बहुत सेफ थी और उनके पास बहुत टाइम था इस चीज़ के लिए कि उनको ये फ़िक्र नहीं करनी पड़ती थी कि हमारी शनाख्त या हमारी आइडेंटिटी या हमारी इंडिविजुअलिटी को कोई ख़तरा है। एंड देन यू थिंक अबाउट थिंग्स जो कि बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स रखती हैं, जिसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कह रहे हैं। यानी कि अगर आपको अपनी सर्वाइवल का ही इशू पड़ा हुआ है, जहाँ पे आपकी इज़्ज़त भी महफूज नहीं है, जहाँ पे आपकी शनाख्त, आपकी आइडेंटिटी ही वो नहीं है, सेफ़ नहीं है, चाहे वो हम कहें कि अपब्रिंगिंग का मसला है, चाहे वो हम कहें सोसाइटी, कल्चर, नॉर्म्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एनीथिंग, वो जब चीज़ें थोड़ी सी अलाइंड होती हैं, कोहेरेंस में होती हैं, तो फिर शायद आपको मौका मिलता है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ जाएं,
डू यू थिंक दैट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कि अगर आप सेफ महसूस कर रहे हैं अपनी बेसिक्स के अंदर तो शायद वो दरवाज़ा खुल जाता है, क्योंकि हम एंशंट जब टाइम में बात करते हैं तो वहाँ पे उस वक्त वो जो दौर था, जो पीक टाइम था, उसमें इंडिविजुअलिटी को कोई ख़तरा नहीं था, दे वर सेफ अपनी बेसिक्स को लेके। तो फिर वहाँ पे ये होता था, वो ट्रेडर्स भी आ रहे हैं और पोर्ट था वहाँ पे गिर्द करीब, तो आपके ट्रेडर्स आ रहे हैं, आपने माल की लेन देन करनी है, तो वहाँ स्ट्रीट्स में बैठ के इस तरह की डिसएग्रीमेंट्स होती थी, एक दूसरे के साथ अपने व्यूज़ को शेयर किया जाता था और बहुत वोकल थे वो इस चीज़ के बारे में, और उनके कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनकी पूरी मेथोडोलॉजी है इस चीज़ के इर्द गिर्द कि आपने क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह से करनी है। तो वो हम अपने अंदर आज हम अगर अपने टाइम में देखें या सोसाइटी में देखें, पाकिस्तान में देखें, वो क्रिटिकल थिंकिंग वाले लोग, वो क्रिटिकल थिंकर्स हमें नहीं नज़र आते। डू यू थिंक दैट इसका बहुत बड़ा रीज़न हमारी सेफ्टी, हमारे सर्वाइवल, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, हमारी पॉलिटिकल कंडीशन, हमारी जो बेसिक सेफ्टी होनी चाहिए आपकी इज़्ज़त की या आपकी शनाख्त की, वो नहीं है, इसलिए नहीं है? डू यू थिंक कि ये इसका कोई बहुत बड़ा रीज़न है? एंड देन प्लीज़ कनेक्ट कि एक आम इंसान आपसे पूछता है कि क्रिटिकल थिंकर बनने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल अरिस्टोटल ने ये कहा था ना कि क्लियर थिंकिंग रिक्वायर्स राइट रीज़न, है ना? तो आप ज़रा गौर करें कि ये जो है कि मैं जिस वक्त सोच रहा हूँ, को वजह होनी चाहिए ना, वाई डू आई वॉन्ट टू यूज़ माई माइंड जस्ट फॉर नथिंग? अजीब बात है ना। मिसाल के तौर पर मैं मर जाऊंगा, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, यू कैन नॉट लिव, एंड इफ यू थिंक अबाउट हाउ आई लिव, तो you will forget that you will die one day. This is another problem. It's very deep. है ना? ये इंसान है ना, ये है वो असल में। And so true. Well, मुझे admit करने दे. Let me pause here. This is so true. I can relate to what you just said so much. So this is what I'm saying. अब आप इसको ये देखिए कि ये आपने, हम अगर इसको यहाँ से देखें कि बुनियादी बात जिसको, यानी मैं कैसे क्रिटिकल सोचूं, मैं आपसे अर्ज करूं कि आप सोचना शुरू कर दें, आप क्रिटिकली सोचेंगे। Okay, so you're saying a lot of people are not thinking yet. No, we do not think. What we, we think that we are thinking is not thinking. मैंने अभी आपसे कहा था, ये जो बात मैं बार बार कह रहा हूँ इस पॉडकास्ट में, चौथी पांचवी दफ़ा कह रहा हूँ, सॉरी आई जस्ट रिपीटेड बाय, बिकॉज ये एक मिथ है ना, एक मुसीबत है जो हमारे यहाँ। हर आदमी कह रहा है मैं बड़ा सोचा तेरे बारे, तू है ही पैड़ा आदमी। नहीं, तुम मेरी उस पैड़ेपन को सोच रहे थे, तो नतीजा यही निकलना था। आप समझ रही हैं ना? यानी आप मुसलसल प्लस कर रहे हैं चीज़ों को। मैंने आपसे उस वक्त कहा था, आपका जहन ना यानी डिवाइड करता है और ना ही माइनस करता है, ये नहीं कर सकता, वो प्लस और मल्टीप्लाई करेगा। तो जब वो प्लस और मल्टीप्लाई करे, इट मीन्स कि आपको वहाँ से लेकर जाना है चीज़ों को। तो अर्ज़ ये है कि ट्राई टू थिंक। इसमें मुझे पता है कुछ लोग ये कहेंगे, आप कह रहे हैं हमारी कौम सोचती नहीं है। नहीं, वो जिसको सोचना कहते हैं, मैं ये कह रहा हूँ वो नहीं है। मिसाल के तौर पर आप गौर कीजिए, आपका एक नज़रिया है, मिसाल से समझते हैं। मेरा ये प्रॉब्लम है ही नहीं कि जो मेरा नज़रिया है वो ठीक है या नहीं है, ये होगी ना क्रिटिकल थिंकिंग। आपसे मेरी मुलाकात ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, बस इतना पता है कि आपका कोई नज़रिया है। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? ये कि आप क्या सोच रही हैं? नहीं। आपको काउंटर कैसे करना है? ये नहीं। हमारे यहाँ कहा जाएगा सवाल करो, सवाल सीखने के लिए किया जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? मैं क्वेश्चंस करके जब बात पूछता हूँ तो ये मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट क्रिटिकल थिंकिंग। तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं अपने अंदर मौजूद चीज़ों को बाहर की चीज़ों से रिलेट कर कर सोचना शुरू करता हूँ, तो आप ये कहेंगे मैं क्रिटिकली सोच रहा हूँ, यानी मैं अपने अंदर मौजूद चीज़ों को उठा के डिस्कार्ड कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि जो कुछ मेरे पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, जो मेरे जहन में है, इसमें से कितना हिस्सा है जो मैं डस्टबिन में डालता चला जा रहा हूँ, डीक्लटर कर रहे हैं आप। दिस इज़ व्हाट क्रिटिकल थिंकिंग इज़। That I have the courage to say to myself that you are thinking wrong. तो मैंने इसलिए कहा कि हम सोचते ही नहीं है, मीन्स
कि सोचना क्या है। देखिए, एक है मैं अपने बुत के अंदर रहते हुए प्रोसेस में हूं, देयर इज अ प्रोसेस, मैं कुछ नहीं कर रहा, आई एम जस्ट जम्बलिंग थिंग्स इन माई माइंड। मतलब एक गेम हो रही है, एक बॉल छोड़ता हूं दूसरी पकड़ता हूं, एक बॉल छोड़ता हूं दूसरी पकड़ता हूं, और समटाइम्स मुझसे कोई एक मिस हो जाती है बस। तो मेरे नज़दीक क्रिटिकल थिंकिंग बाहर के आइडियाज़ को अपने साथ, वही जिसको मैंने ऑक्सीजन कहा था, आप लेते हैं अपने अंदर जाते हैं। अब दूसरे के बारे में हमारे यहाँ क्या हो रहा होता है कि हमारा सारा वक्त इस पे सर्फ हो रहा होता है कि ये इंफॉर्मेशन का एक ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है दैट आई हैव, ये मेरे दिमाग में है, ये मेमोरीज हैं, ये इंफॉर्मेशन है, यही मुझे बताया गया है, ये मेरा पास्ट है, ये वही शुरू वाली पूरी चीज़ें, तो ये मेरे पास हैं, आपने उससे इख्तलाफ कर दिया है। तो क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि मैं ये सोच रहा हूं कि जो आपने इख्तलाफ किया है, मैंने आपको कॉर्नर कैसे करना है, आपको हराना कैसे है। दिस इज व्हाट वी कॉल क्रिटिकल थिंकिंग। मिसाल के तौर पर मैंने चीज़, और ये हम मुसलसल कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पर मुझे रिश्तों में मसला आ रहा है, तो मैंने रिश्ते के मुतल्लिक अपने दिमाग में जो कुछ माजी में मौजूद है इसको मैं लेकर आ रहा हूं और दिमाग में रखकर इसके बारे में प्रोसेस कर रहा हूं। दैट इज व्हाट आई कॉल आई थॉट अबाउट यू, और तुम मेरी सोच पर पूरे नहीं उतरे। तो आप सोचना शुरू करें फ्रेश। आज वो आपका हेल्पिंग मटेरियल है, व्हाट यू हैव इन योर माइंड, दैट इज जस्ट अ हेल्पिंग मटेरियल। तो मैंने आपसे ये कहा कि जो आपकी मेमोरीज में और जो कुछ आपके पास मौजूद है, आप वो जो आपका है, जो आपकी बिलोंगिंग्स हैं आपके जहन के अंदर, इनमें से कितनी को आप डस्टबिन रसीद करने के लिए तैयार हैं, तो आप असल में क्रिटिकल थिंकिंग में हैं। मैं तो जब क्रिटिकल आप क्रिटिक करते हैं ऑन द अदर्स और ऑन योर थिंकिंग। यस, so if you are critical about your thinking process, it is critical thinking. you know, very interesting. your critique is about your thinking. ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा। यानी हमने क्या कर दिया है, and it's the most difficult thing, क्योंकि वो इनवर्ट कर से शुरू करना आई थिंक इज द फर्स्ट स्टेप। yes, कि अपने आपको अपने पहले करना है, then it is the step actually. देखें, मैं आपकी मुतल्लिक क्रिटिक कर रहा हूं, ये तो आप जो मुझे बता रहे हैं, मैं एक ज़हीन आदमी हूं तो मैं आप पे क्रिटिक कर दूंगा। आई एम क्रिटिकल अबाउट माई इंफॉर्मेशन, आई एम क्रिटिकल अबाउट व्हाट मेमोरीज एंड व्हाट डेटा आई हैव इन माई माइंड। ये है क्रिटिकल थिंकिंग। सो मैंने ये आपको कुछ वाजे करने की कोशिश की है, इसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है। प्लीज़ अपने बच्चों को भर भर के मेमोरीज देना और ये चीज़ें करना बंद करें। आपको इन बच्चों को अगर क्रिटिकल थिंकिंग सिखानी है तो उनकी बात सुने, उनको बात कहने दें, उनको इख्तलाफ करने दें, उनको वो जो फ्रेश इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं उसको डिस्कार्ड करने की बजाय जो गलत इंफॉर्मेशन आपके पास थी और आपने पास ऑन किया उसको डिस्कार्ड करने दें। इससे वो सीखेंगे कि हमें कहाँ से गुजरना है। खुद मोहब्बत भी इस बात का तकाजा करती है कि उसको उस क्रिटिक से गुजारा जाए। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच जवाद भाई फॉर योर टाइम, एंड आई होप के इस गुफ्तगू से बहुत सारे लोग बहुत कुछ बेनिफिट हासिल कर सकें। एंड रिक्वेस्ट तो सबसे यही है कि कंज्यूम कम करें और सोचें ज़्यादा। सो इंशाल्लाह अगले एपिसोड में, अगली पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया।